नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के जितने भी प्रश्न विज्ञान के पूछे गए थे आपके 2026 वाले एग्जाम में, उन सभी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आपको लगता है कि मैम किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई एक बार आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको भी अंदाजा लगे कि आने वाली 2027 की भर्ती में कैसा पैटर्न आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन की डिटेल में क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, विज्ञान आपको नहीं आता है, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो एसएससी जीडी का परमवीर बैच आ चुका है। शुरू करने से पहले अगर आप नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपके सभी एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हर विषय के लिए, जिसमें गणित आपको गगन सर कराएंगे, हिमांशु सर कराएंगे, दोनों ही अवेलेबल हैं। रीजनिंग में विक्रमजीत सर हैं, हिंदी में अरुण सर आपको कराने वाले हैं, इंग्लिश में भी आपके एक एक्सपर्ट फैकल्टी आने वाली हैं। और इसी के साथ हिस्ट्री पॉलिटी आपको जीत सर करा रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वरुण सर कराएंगे, साइंस में आपको मैं भी कंप्लीट कराऊंगी पूरा सिलेबस, और आपके हरीश सर भी कराएंगे। और इसी के साथ स्टैटिक जीके आपके वरुण सर कराने वाले हैं। ये सभी टीचर्स का कंप्लीट परमवीर बैच जो 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था और 1 सितंबर को आने वाले 2027 के एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी बेसिक टू एडवांस आपकी कराने जा रहा है। ये आपके लिए सिलेक्शन वे के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मात्र 599 में, जिसमें थ्योरी, पीडीएफ, क्लास नोट सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और अगर किसी अन्य एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, साइंस में कहीं समस्या है, तो भैया साइंस का इंडिविजुअल बैच जो मात्र आपके 499 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके लिए सिलेक्शन वे ऐप पर मिल जाएगा। तो बात आती है जब तैयारी की, तो बेसिक से करनी बहुत जरूरी है। आइए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लगाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि सेल्स में, कोशिकाओं में मुख्य ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करने वाले अणु को संक्षेप में एटीपी कहा जाता है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये जीडी का जो 30 मई 2026 का पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट का सवाल है, जिसमें आपके सामने एटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। मुझे नहीं लगता मैम ये कठिन है, आसानी से बता सकते हो कि भैया एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको हम यहाँ पर कहते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी की इकाई यूनिट जिसको हम एटीपी के तौर पे लिखते हैं, इसमें आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट के अणु इसमें जुड़े हुए होते हैं। हम एनर्जी को जूल्स में भी मापते हैं, कैलोरीज में भी मापते हैं, पर एटीपी जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, वो तकरीबन 36 से 38 एटीपी के अणु बनकर के तैयार होते हैं। ये कहाँ बनेंगे? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में ये जाने जाते हैं। तो पहला प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है? इंसुलिन मैम एक हार्मोन है, वो हार्मोन जो हमारे रक्त की शर्करा को कम करता है, ब्लड के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब ये कह रहा है उसकी हो गई है भैया कमी। कमी हो जाएगी, इसका मतलब शुगर कम नहीं होगी, और शुगर कम नहीं होगी तो डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। इसी को कहते हैं मधुमेह, इसी को कहते हैं डायबिटीज। जब भी बात आ रही है इंसुलिन की, तो याद रखिएगा अग्नाशय यानी हमारी पेनक्रियाज, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसका काम क्या है? ये आपके अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाती है। इसके अंदर बीटा सेल होते हैं और अल्फा सेल होते हैं। अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागन नाम का हार्मोन जो शुगर को बढ़ाता है, और बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन को जो शुगर को कम करने का कार्य करता है। अब यही नहीं है तो शुगर कम कैसे होगी? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। घेंगा किससे होता है? आपको पता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर आयोडीन की कमी जो हम कहते हैं। घेंगा रोग बेसिकली हमारे गले पर थायराइड ग्रंथि पे सूजन हो जाता है, इसको हम घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ पा रही, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पा रहा, तब आपका ये देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन, दुनिया भर का स्ट्रेस है मैम। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, लगभग 150 बाय आपका 100 बीपी अगर जा रहा है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, उच्च रक्तदाब माना जाता है। जो सामान्य बीपी हमारे पास 120/80 होता है, उससे बढ़कर के अगर ये
इतना हो जाए तो हाइपरटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मधुमेह सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा मांसाहारी का सबसे अच्छा उदाहरण है? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर। तो भाई देखो, मांसाहार करने वाला ना तो गाय है, ना कौवा है, ना ही फीता कृमि है। शेर ही ऐसा है जो देख करके सीधे क्या करता है? अपना शिकार भोजन बना के खा लेता है। मांसाहारी, कार्निवोरस। बाकी क्या है मैम? शाकाहारी दिख रहे हैं। जैसे गाय की मैं बात करूं तो क्या है? वो शाकाहारी की श्रेणी में आती है, क्योंकि जीवों को हमने 3 वर्ग में बांटा है। कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उत्पादक कहे जाते हैं, कुछ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, और जो नष्ट हो जाए जीव, उसको खा जाए, उसको खत्म करे, अपघटन कराए, वो डिकम्पोजर कहलाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर में हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कुछ जीवाणु हैं और कुछ हरे पेड़ पौधे हैं, इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। साथ में जो कंज्यूम करते हैं वो आपके कंज्यूमर्स बन जाते हैं, जिसमें आप मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी तीनों प्रकार के जीवों को देखते हो। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आते हैं। उपभोक्ता हैं, कोई पेड़ पौधों को खाएगा तो कोई किसी अन्य जीव जंतु को खाता है। वहीं पर जब बात आती है किसकी? नष्ट हो जाने के बाद अपघटन कौन कराएगा? कोई भी छोटा मोटा जीव है, पेड़ पौधे, पत्ते, कुछ भी अगर आपको दिख रहा है कि मिट्टी में जाकर के अब मिल चुके हैं, उनका अपघटन बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और फंगस के पूछ लिए जाते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पे। मानव की आंख में मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अब कैटरैक्ट हुआ है, मोतियाबिंद हुआ है, तो आप उसमें आई ड्रॉप्स डालेंगे क्या? आंखों के व्यायाम करेंगे, सर्जरी करेंगे, या चश्मा लगाएंगे? तो देखिए, कैटरैक्ट छोटी मोटी बीमारी नहीं है मैम। मोतियाबिंद जब होता है तो सीधा सर्जरी होती है, जिससे आपका विजन दोबारा से नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भैया? सर्जरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चश्मा लगाने से भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे इसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी इसकी देखी जाती है। व्यक्ति सामान्य अवस्था में चीज़ों को साफ देख सकता है, लेकिन जब मोतियाबिंद होता है, कैटरैक्ट बेसिकली हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ये लेंस जो है क्लाउडेड हो जाता है, इसके आगे ऐसे धुंध सी छा जाती है, तो ऐसा लगता है भैया आपका पिक्चर क्लियर नहीं बन पाएगा, लेंस से लाइट की रेस प्रॉपर्ली पास ऑन नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधों में जाइलम ऊतक का घटक नहीं है? विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। जाइलम के 4 भाग हमने आपको पढ़ाए थे कि जाइलम के अंदर 4 भाग होते हैं। अब उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं देखा जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा या कंपेनियन सेल्स। तो ध्यान रखना, यही उत्तर गलत है। कंपेनियन सेल्स नहीं आती, ट्रैकीट्स, वेसल, पैरेन्काइमा और चौथी जो आती है वो जाइलम फाइबर आती है। ठीक है, 4 हमारे पास होती हैं जाइलम के। ये किस में आते हैं मैम? तो ये फ्लोएम कोशिकाओं में आते हैं। आपने कहा जी ये है क्या जाइलम फ्लोएम? जाइलम का काम होता है किसी भी पौधे में पानी का परिवहन कराना, और फ्लोएम का काम होता है किसी भी पौधे में भोजन का परिवहन कराना। जो भी पत्तियों में खाना बनता है उसको ऊपर से नीचे और बाकी के भागों में परिवहन कराता है। तो ये संवहनी ऊतक हैं, वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें हम दोनों के कैटेगरीज की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स है, वेसल्स हैं, जाइलम के पैरेन्काइमा और जाइलम के फाइबर, ये 4 नाम देखे जाएंगे। क्लियर है? चलो, जाइलम हमेशा एक दिशा में काम करेगा, नीचे से पानी को लेके जाएगा ऊपर तक, और फ्लोएम ऊपर से नीचे भी लाएगा और ऊपर भी लेकर के जाता है। तो ये भी पार्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं, यही कंडक्शन देखो, ये पानी जा रहा है, एक तरफ से खाना आ रहा है, ये कंडक्शन पेड़ों के अंदर चलता रहता है। भाई उनमें भी तो भोजन पानी की जरूरत है। अगला सवाल, डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, नेत्र गोलक आई बॉल का व्यास लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा कि हमारे आई बॉल का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर आप आंखें देखेंगे तो मैम इसके डायमीटर की जब बात आती है, ये बीच में पुतली है, ये रंग आइरिस का होता है और ये भाग कॉर्निया को बताता है। ठीक है, ये हमारा इतना हिस्सा ही हमें नजर आता है, पर पीछे से मैम ये पूरी की पूरी बॉल है, और ये जो आई बॉल हमें दिख रही है इसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंखों का एवरेज डायमीटर यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सिक्रीशंस फ्रॉम विच 2 ऑर्गन्स। छोटी आंत को किन 2 अंगों से पाचक स्राव प्राप्त होता है? हमारी छोटी आंत
ऑब्वियसली मैम पाचन करा रही है, पर 2 अंग ऐसे हैं जो इसमें अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं। आंसर उसका क्या होगा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा, एक तो लिवर और दूसरा पेनक्रियास, क्योंकि किडनी देखो हो नहीं सकती, है ना, किडनी तो नीचे की तरफ हो गई, पाचन तंत्र में कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लीहा आ गई, ये भी नहीं करती, और फेफड़े आ गए, ये भी नहीं करता। अब आप ध्यान देंगे कि मैम ये मेरे पास अमाशय है, यहाँ नीचे की तरफ अग्नाशय होता है, इस साइड पर हमारा लिवर लगा हुआ है, जिस लिवर के साथ क्या जुड़ा है, गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से जो भी बनेगा वो सब कहाँ जाएगा, वो सब जाएगा आपकी इस नीचे की तरफ बैठी छोटी आंत के अंदर, जो कि बड़ी आंत से जुड़ी होती है किसके रास्ते, एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के रास्ते। तो यहां से उसने क्या पूछा, भाई आंतों में कौन जा रहा है, इधर से जठर रस आया, इधर से लिवर से बाइल जूस आया, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया, ये तीनों मिलकर के कहाँ चले गए, छोटी आंत में। तो लिवर और पेनक्रियास, हमारा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। अमाशय था नहीं, लेकिन हाँ अमाशय का भी रस इसके अंदर चला जाता है। तो ये पाचन अंग को ध्यान रखना, पूरी आहार नाल तकरीबन आपकी 30 से 32 फीट लंबी होती है ना, मीटर में कहोगे तो 9 मीटर लंबी। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से शुरू हुई मैम, मुख से शुरू हुई, और कहाँ तक गई, गुदा तक जाती है, माउथ टू एनस, ये आपकी आहार नाल पहुंचती है। ठीक है जी, तो याद रखेंगे। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा फ्लो, जैसा कि मैंने कहा, अग्नाशय से भी, अमाशय से भी, और लिवर से गॉल ब्लैडर के रास्ते ये आपकी डक्ट आकर के सीधे मिलती है छोटी आंत में। यहाँ से जाएगा फिर खाना आपका, मतलब मल जो बनेगा बेसिकली, वो बड़ी आंत के अंदर, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है कि श्वसन के संबंध में कौन सा युग्म सही है। ध्यान रखना, कई बार सही गलत सही नहीं है ऐसे शब्द उलझा देते हैं। तो कह रहा है कौन सा सही है, पहला अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा कह रहा है वायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कि मैम यहाँ तो दोनों ही गलत है ना, दोनों में ही उल्टा कर रखा है। एरोबिक होता है प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है एब्सेंस में। तो भैया यहाँ तो ना तो पहला ना ही दूसरा, है ना। उसने कहा कौन सा सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आ रहा है सभी का, ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा। याद रखिएगा, ये रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है कि हम जो खाना खाते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है और वहीं से ऊर्जा बनती है। ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का अणु है। ये अभिक्रिया कहाँ चल रही है मैम, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। फिर यही पायरुवेट टूटता है कब, जब ऑक्सीजन होगी तब अलग से, जब नहीं होगी तो अलग से, और अगर कम है तो अलग से टूटता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा और एटीपी बनाएगा, यानी 36 से 38 एटीपी के अणु बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आप कहते हो ना मैम सांस ले रहा हूं, एयर है, मिश्रण है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, पर ऑक्सीजन ही अंदर जाती है और जा करके ब्लड में इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। जब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगी तो यहाँ से बनता है CO2 और वो बाहर निकल जाता है। सोचते हो ना कि CO2 ही बाहर क्यों निकलती है, हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। ठीक है भैया, बाकी मान लीजिए अगर ऑक्सीजन नहीं है, एक दिन जिम गया मैम, भरपूर ऑक्सीजन मिली, अगले दिन नहीं गया, आलस कर गया, तो ऑक्सीजन कम मिली, मिली तो थी लेकिन कम मिली थी। अब जब कम मिली है तो वहां बनेगा लैक्टिक एसिड, और यही क्या कराता है, मीठा मीठा दर्द कराता है। होता है ना कि बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, कल तो एक्सरसाइज करी थी आज नहीं करी, कर लेता तो शायद नहीं होती। तो ये बनता है लैक्टिक एसिड, एनर्जी बनती है, 1 या 2 एटीपी यहाँ पर बन करके तैयार होते हैं। और अगर है ही नहीं, जैसे खमीर वाले केस में, है ना, ये मांसपेशी में हो रहा है, ये खमीर में जब मम्मी भटूरे लगाती हैं तो वहां पर भैया मैदा के अंदर क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो पहला केस ये एरोबिक का है, ये दोनों केस कहे जाते हैं एनएरोबिक के, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अवायवीय इसको हम नाम देते हैं। क्लियर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं मैम। इस सवाल में तो दोनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा। आ जाइए अगले सवाल पर।
रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन किसके द्वारा होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो मैम डेफिनेटली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम ही है जो उस पतली सी नस को सुरक्षित रखती है। ठीक है, ना तो पसलियां रखेंगी, पसलियां चारों तरफ से घूम के आ रही हैं, 12 जोड़ी हमारे पास होती हैं। सेरेबेलम ब्रेन में, पॉन्स ब्रेन में, मैम ये भी नहीं होगा उत्तर। ये बैलेंस और पोस्चर बनाता है शरीर में, ये आपके ब्लैडर को कंट्रोल करता है और अन्य काम करता है। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो जरा, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, इसी के अंदर से एक पतली सी नस जाती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो 31 पेयर्स लगभग उसमें पाए जाते हैं नसों के, 31 जोड़ी नसें वहां पर उपस्थित होती हैं। किसकी? स्पाइनल नसें, जिसको हम कहते हैं। हमारे ब्रेन से बिल्कुल नीचे, ये जो मेड्यूला का नीचे भाग होता है, यहीं से रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। और रीढ़ की हड्डी में अगर आपसे पूछता है कितनी हड्डियां हैं, ठीक है भैया, तो ध्यान क्या रखेंगे कि मैम वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी होती हैं। किसी वयस्क की जब बात करें, एडल्ट की बात करते हैं, और वहीं पर जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, मेरु रज्जु की जो नसें होती हैं, वो 31 पेयर पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम भागों में बांट देते हैं, सर्वाइकल, ऊपर फिर थोरैसिक आया, फिर लुम्बर, सैक्रल, कॉकिक्स, ऐसे 5 भागों में बांट देते हैं, इसको याद रखना। अगला देखो, कौन सा पशु समूह अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है? यानी किस ग्रुप ऑफ एनिमल से अल्ट्रासाउंड वेव्स बनती हैं? बताएं भाई। डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइज। आप कहेंगे मैम ये क्या होता है? पोर्पोइज क्या होते हैं? वेल, एलिफेंट, जिराफ। अब आपको पता है कि यहाँ हाथी की बात करूं, जिराफ की बात करूं, है ना, डॉग और कैट की बात करूं, मैम ये भी नहीं बनाएंगे। यहीं पर राइनोसेरस की बात करूं, टाइगर की बात करूं, ये सब भी नहीं बनाएंगे। अल्ट्रासाउंड कहाँ से बनती हैं? बात करेंगे तो चमगादड़ के लिए, डॉल्फिन्स के लिए और पोर्पोइज के लिए ये बनाते हैं अल्ट्रासाउंड वाली ध्वनि तरंगे। 3 प्रकार की होती हैं, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड। 20,000 से ज्यादा वाली अल्ट्रासाउंड में आती है, और लगभग 20 से 20,000 की रेंज हमारी जो हम सुन सकते हैं, है ना, जिसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हम कहते हैं, और उससे कम वाली इंफ्रासाउंड होती है जो आपकी बिल्ली आदि सुन पाते हैं। तो 3 प्रकार की ये जो आपके ध्वनि तरंगे हैं, इनको ध्यान रखना। डॉल्फिन में, चमगादड़ में और पोर्पोइज। पोर्पोइज क्या होता है मैम? कुछ इस प्रकार का, ये भी पानी में रहने वाला एक जीव है जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसका भी अल्ट्रासाउंड वेव्स के लिए यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे। ठीक भाई, अगला देखो, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन शरीर के किस तंत्र से संबंधित हैं? हॉर्मोन्स लाइक एड्रेनलिन बिलोंग्स टू विच सिस्टम? तो मैम हमें पता है हार्मोन है, तो हार्मोन किससे संबंधित है? एंडोक्राइन सिस्टम से। वो एड्रेनलिन हो, वो थाइमोसिन हो, वो थायराइड से बना हुआ थायरोक्सिन हो, जो भी हार्मोन्स हैं वो किससे बनते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ बनते हैं। तो किस सिस्टम से संबंधित है? अंतःस्रावी, क्योंकि यही हार्मोन्स को बनाते हैं, और साथ में डक्टलेस कहलाते हैं, यानी नलिका विहीन। इनमें क्या नहीं होती? इनमें नलिकाएं नहीं होती, डक्ट नहीं होती। डायरेक्टली इनका जो भी हार्मोन बनता है वो सीधे सीधे ब्लड में पहुंचा देते हैं। प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब बात आई है एड्रेनलिन की, तो ये है इमरजेंसी हार्मोन, फ्लाइट, फाइट, फियर हार्मोन। इसको 3F हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आपका शरीर लड़ रहे हो, डर लग रहा है, उड़ान भर रहे हो, उस समय पर यही एड्रेनलिन बनाता है, और आपका अचानक से बीपी बढ़ जाता है। अभी आ जाए रिजल्ट, तुरंत क्या होगा मैम? हाथ कांपने शुरू होंगे। होता है रिजल्ट, जब आप PDF में अपना रोल नंबर टाइप कर रहे होते हो तो आपके हाथ कांपते हैं, आपको पसीना आता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, गला सूख जाता है। ये सारे लक्षण एड्रेनलिन के बनने के द्वारा होते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, यहीं से एड्रेनलिन जारी होता है। याद भी कैसे करोगे मैम? ये वृक्क है किडनी, किडनी के ऊपर लगा हुआ जोड़ी में अधिवृक्क कहा जाता है। ठीक है, एड्रीनल, रीनल वर्ड आता है किडनी के लिए, तो याद रखना इसको। दोनों आपके दिखाई देंगे, और अकेली ऐसी ग्रंथि है जो पेयर में है, वरना कोई भी ग्रंथि, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड जोड़ी में नहीं पाई जाती। हमारी किडनी भी जोड़ी में है, तो इसके ऊपर ही ग्रंथि भी जोड़ी में उपस्थित होती है। अगला सवाल कह रहा है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द ईसोफेगस एंड इनर सरफेस ऑफ माउथ? ठीक है,
प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन। किस प्रकार की उपकला उत्तक ग्रास नली और मुख की आंतरिक सतह पर अस्तर लाइन लगाती है जो घर्षण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो याद रखना भैया, ईसोफेगस की बात आई है, मुख के अंदर जो आंतरिक नलिकाएं होती हैं उसकी बात आई है, तो वहां पर हमारी पाई जाती है स्क्वेमस यानी शल की उपकला। स्क्वेमस चपटी झिल्लियां होती है, मतलब चपटे से सेल्स होते हैं, इसमें फ्लैट और थिन सेल्स कहते हैं, पतले पतले से सेल्स जिनमें आपका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म अंदर भरा होगा आदि ये सब चीजें होती हैं। मैं बोलती कॉलम वाले तो लंबे लंबे कॉलम बने होते, स्तंभ के आकार के होते, ये होते। क्यूबॉइडल अगर कहा जाता तो मैम क्यूब के जैसे आकार है ना, ऐसे घन आकार होते, बड़े बड़े से क्यूब से बने होते। तो हर अपने अपने आधार पे, शेप के आधार पे इनका नाम दिया हुआ है। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जीडी में आ जाता है, रेलवे में आ जाता है, एसएससी भी पूछ लेता है, तो हर तरह से याद रखना। सिंपल स्क्वेमस वाले आपके ईसोफेगस में इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल वाले लार ग्रंथियों में और किडनी के ट्यूब्यूल्स यानी वृक्क की जो नलिकाएं होती हैं जैसे यूरेटर आदि इनमें पाए जाते हैं। और कॉलम वाले जो ये जो शेप दिख रहा है कॉलम वाला, ये आपकी पेट और आंतों की आंतरिक नलिकाओं में, श्वसन के मार्ग में, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब हिंदी इंग्लिश में आप एक बार इसको जरूर गो थ्रू कर लेना। और इस सेशन का पीडीएफ भी मैं आपको डलवा दूंगी सिलेक्शन वे के टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप अपने टेलीग्राम से पीडीएफ ले पाए। ठीक है जी, चलिए, तो ये शेप के आधार पे आपकी बन जाती है। अगला कह रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स कहाँ पाए जाते हैं, आवृत बीजी के जननीय भाग कहाँ पर स्थित होते हैं, जनन वाले भाग कहाँ होते हैं। तो ध्यान रखना, आपका जो फूल होता है यही है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। जब बात एंजियोस्पर्म की आई है, आवृत बीजी की आई है, तो उसमें फूल जो है वही काम करता है। इसी के अंदर नर और मादा के अंग होते हैं। ये बीच वाला जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में बटा हुआ है कार्पल, ये स्त्री केसर यानी फीमेल वाला पार्ट होता है। और ये साइड्स में जितने भी लगे हुए हैं एंथर और फिलामेंट से बने हुए स्टेमन, ये कहलाते हैं मेल वाला पार्ट यानी पुंग केसर। तो इनके पास मेल गैमीट अलग है और फीमेल गैमीट अलग होता है। मेल ऑर्गन अलग है, फीमेल ऑर्गन अलग है, यही बाद में निषेचन करते हैं गैमीट्स का, और आपका नया जो बीज है, फूल है, फल है, वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार का भाग आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है और जो पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है। हार्मोन बहुत सारे हैं, बट रोकने वाला एक हार्मोन मेजर बताया था जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक, हमारे पास कई सारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ बढ़ावा देते हैं तो कुछ रोकते हैं। ये है ABA, जिसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तनाव का हार्मोन कब बनता है, तनाव की परिस्थिति जब होती है उस समय पर बनता है, और इसी के कारण ग्रोथ होने तो दे नहीं रहा, विल्टिंग यानी मुरझा जाती हैं पत्तियां। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जब हम हार्मोन्स में देखते हैं तो ये पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो। ठीक है, सूखा पड़ गया हो। प्रमोट करने वाले 3 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन कहा जाता है। वहीं पर रोकने वाले इनहिबिटर के केस में 2 आते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड देखे जाते हैं। अकेला हार्मोन जो कि आप कह सकते हैं गैस अवस्था में होता है, उसे हम कहते हैं इथाइलिन। क्या है ये, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये गैसियस अवस्था में है। पादप के 5 हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन जिसमें से एक अकेला गैस अवस्था में होता है, वो इथाइलिन गैस यहाँ पर कही जाती है। याद रखिएगा, फलों को पकाने में ये मदद करता है, वैसे जल्दी से फल पक जाते हैं इसी के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन, अब इसमें एक ट्रिक और याद रख लेना, कहीं पर भी ये हार्मोन्स आ जाते हैं, साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन कराना, सेल डिवीजन। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, नाम का भी अर्थ है, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। जिब्रेलिन क्या करता है, तो जी लंबाई को बढ़ाता है। और ऑक्सिन क्या करेगा, तो मैम लंबाई तो इसने बढ़ा दी, जो शूट की टिप है वहां से ग्रोथ को कराना ऑक्सिन का काम होता है, यानी तने के टिप वाले भाग से ये ग्रोथ कराता है, ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, तो प्लांट के 5 हॉर्मोन्स मेजरली याद रखिएगा, जिनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर और रिटार्ड करने वाला। अगला है कौन सा मानव के अंतःस्त्रावी तंत्र का भाग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आप बताएंगे कि देखिए किडनी, हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज और ओवरी में से एंडोक्राइन सिस्टम में किडनी नहीं आती, बाकी तो मैम आते हैं, है ना। नॉट कह रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ,
तो किडनी हमारी किसी प्रकार से, क्योंकि किडनी क्या है, एक ऑर्गन है, ग्रंथि नहीं है। वहीं पर हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। इस मास्टर के बिना इस मास्टर का कोई काम नहीं है। ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, तो पीयूष मास्टर ग्लैंड है, तो इसीलिए हमें इसको भी रखना पड़ता है। पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है। ओवरीज भी हमारी एस्ट्रोजन बनाने का काम करती है, मतलब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो किडनी किसी प्रकार से इस तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिएगा, ग्रंथियां इसमें होती हैं और वो ग्रंथि कुछ ना कुछ बना रही होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि हार्मोन जारी करती है। किडनी कोई हार्मोन नहीं बना रही मैम, किडनी फिल्टर कर रही है, ब्लड को छान रही है, छनन कर रही है। ठीक है, अगला सवाल, मानव की अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? मैम लिखना, मूव करना चेयर को, बातचीत करना, उल्टी करना। मेरी इच्छा से जो नहीं होगा वो क्या होगा? लिखना मेरे मन से होगा, कुर्सी मूव करनी है मेरे मन से होगी, बात करनी या नहीं करनी मेरे मन से होगा, पर वॉमिटिंग मेरे मन से नहीं हो सकती, इच्छा से नहीं हो सकती, इसीलिए क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रियाएं। और बॉडी में ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसे संभालता है, अनैच्छिक क्रियाओं को? तो याद रखना भाई, मेड्यूला ऑब्लोंगटा। ये वो भाग है जो आपसे नहीं कंट्रोल होता, सारी अनैच्छिक क्रियाओं को ये संभालता है। पश्चिम मस्तिष्क का ये हिस्सा कहा जाता है। और जितने भी ऐच्छिक भाग हैं ये सब आपके सोमैटिक सिस्टम के अंदर आते हैं, देहिक तंत्र के अंदर आते हैं, ये आपके संभाले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग भागों के द्वारा। अगला सवाल है, किसके कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं? विषाणु या जीवाणु? पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम सेवरल डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वायरस या बैक्टीरिया? तो मैम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वायरस से ही बीमारी होती है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही बीमारी कराता है, दोनों कराते हैं। तो वो कह रहा है कि किसके कारण कई प्रकार के रोग होते हैं, तो दोनों ही हो सकते हैं, है ना। GD 25 मई 2026 में अभी ये पेपर में आया था, तो दोनों ही इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ वायरस ही कराए, बैक्टीरिया वायरस मानव के अंदर भी होता है मैम, तो मुर्गी क्या है ना, सब में कोई भी आप देख सकते हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन्स या क्लोरोफिल? सजीवों में नाइट्रोजन निम्न में से किसका संघटक कहा जाता है? अब देखिए बात किसकी आई है, नाइट्रोजन की। मैम प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। हर चीज के पीछे की साइंस को समझो, रटो मत। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, 4 चीजें होती हैं। तो मैम नाइट्रोजन प्रोटीन्स में तो है। अब आ जाओ क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55 H72 O5 N4 Mg। अब मैम क्या इसमें मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही उत्तर हमारे सही हो जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड आप इसको निकाल सकते हैं। एक अमीनो अम्ल जो है उसके अंदर भी होता है। आपसे पूछता अगर कार्बोहाइड्रेट में है क्या? यहाँ नहीं होता भाई, यहाँ CHO होते हैं 1:2:1 के रेशियो में, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं होता, तो उत्तर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला कह रहा है किसको लिटिल बी या लिटिल मक्खी कहा जाता है? लिटिल यानी छोटी, छोटी मक्खी किसे कहते हैं? आपको पता है कि हम यहाँ पर एपिस फैमिली से मक्खियों को डिनोट कर रहे हैं, तो एपिस इंडिका कहा जाएगा, एपिस डॉर्सेटा कहा जाएगा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। अलग अलग प्रकार की होती है। इवन अगर आपसे पूछा जाए मधुमक्खी पालन जो होता है, मधुमक्खी पालन, तो इसको हम कहते हैं बी कीपिंग को एपीकल्चर। एपी वर्ड जो है वो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी से संबंधित आ रहा है। इसके पालन को भी हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। हिंदी में मधुमक्खी पालन कह देते हैं, वैसे एपीकल्चर कहा जाता है। अब जब लिटिल बी की बात आई है तो लिटिल आती है एपिस फ्लोरा के नाम से, याद रखिएगा। 4 हैं, इन चारों के बारे में अलग अलग नाम आते हैं। ये पहली वाली मक्खी आपको दिख रही है, ये एपिस फ्लोरा है। इसको छोटी मधुमक्खी या बोना, मतलब बोनी होती है, तो इसको हम कह सकते हैं ड्वार्फ बी के नाम से भी। दूसरी एपिस सेराना इंडिका, इंडिका नाम आ रहा है तो इंडियन है, भारतीय मधुमक्खी कह सकते हो। तीसरा कह रहा है एपिस डॉर्सेटा, डॉर्सेटा होती है बड़ी, है ना, तो इसको रॉक, पत्थर की तरह, आप रॉक के तौर पे कंपेयर कर सकते हो, या जाइंट, चट्टानी मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। आप इसका साइज देखोगे इस छोटी वाली से तो काफी बड़ा होता है। वहीं पर मेलीफेरा जो होती है, ये भैया मेलीफेरा जो है वो मतलब यूरोप या इटालियन आप इसको कह सकते हैं, तो इसको इटालियन बी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये निकनेम्स पूछ लेता है ना, तुम्हारे निकनेम रखे होते हैं ऐसे इनके भी निकनेम होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है। ये भारतीय है तो भैया ये आपके भारत में कम मिलती है, ज्यादातर यूरोपियन बी के नाम से जानी जाती है।
अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग? सोचने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैम सारा सोचना समझना हमारे फोर ब्रेन के अंदर बैठे हुए सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क करता है चिंतन का भाग, साथ में आईक्यू, मेमोरी, लर्निंग, ठीक है, याददाश्त जो भी है ये सब हमारा सेरिब्रम संभालता है। बुद्धि कितनी काम कर रही है, याददाश्त कैसी है, सीख कितनी जल्दी पा रहे हो, तो ये फोर ब्रेन करने का काम करता है। तो सोच विचार आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वन मतलब आप सीधे सीधे देखेंगे, वन लाइन में सवाल है, स्टेटमेंट वाले भी नहीं है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। तो ये नहीं कह सकते मैम बहुत नेक्स्ट लेवल के सवाल आए थे, है ना। इसीलिए बेसिक एनसीईआरटी जो है आपकी, बेसिक जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होने चाहिए, है ना। ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये पीछे पश्चिम मस्तिष्क होता है। इस प्रकार के डायग्राम है जिसमें जो सेरिब्रम आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट है, तो इसके पीछे जो पेड़ जैसा दिख रहा है इसको सेरिबेलम कहते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा। बैलेंस बनाता है, पोस्चर बनाता है, व्यक्ति सीधा खड़ा हो पाता है इसी के कारण। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। मानव में उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हैं। पहला कह रहा है वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। दूसरा कह रहा है वृक्क में उत्पादित मूत्र मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में जाता है। लगभग मैम दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना। किडनी कहाँ होती है? एब्डोमेन के दोनों साइड पर होती है, वन ऑन ईदर साइड। और जो यूरिन है वो हमारी किडनी से बनता है, यूरेटर के रास्ते नीचे जाएगा ब्लैडर में और ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा से नीचे चला जाता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। गलत तो कोई नहीं दिख रहा मैम, दोनों ही कथन हमारे सही दिख रहे हैं। ये गुर्दे से होता हुआ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और यूरेथ्रा। एक सिंगल किडनी को देखोगे तो इसमें बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं और इसी पिरामिड में आपका छनन होता है। किसके अंदर होता है मैम? नेफ्रॉन के अंदर होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन किस में है? ब्रेन में। नेफ्रॉन किस में है? किडनी में। फिल्टर कौन करेगा मैम? यही करेगा, छनन करने का काम करता है। तो इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे हैं सब अपना अपना। अगला देखिए, कौन सा जैविक कारक का उदाहरण है जो भंडारण में अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होता है? अनुपयुक्त नमी या कृंतक? कौन करा सकता है? क्या करा रहा है भैया? भंडारण में अनाज की हानि। तो मैम देखिए नमी इतना दिक्कत नहीं करेगी आपके ग्रेन्स को, लेकिन रोडेंट अगर आ गए, कृंतक आ गए, चूहे आ गए, है ना, ये तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली सेकंड इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि नमी है। ठीक है मैम, इतना दिक्कत नहीं होगी, नमी है तो सुखा भी सकते हो, लेकिन चूहे लग गए तो किस्सा ही खत्म। उसने पूछा ना, लॉस ऑफ ग्रेन्स, भंडारण में अनाज की हानि ही करा रहा है, ध्यान रखना। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला लिविंग सेल दैट इज जीवाणु को डिस्कवर किया था। कब किया था जी? 1674 में किया था। कहाँ किया था? पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में पहली बार इसकी खोज हुई थी। लुइस पास्चर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिए थे। रॉबर्ट हुक ने पहला डेड सेल बनाया था, मृत कोशिका, किसमें मतलब खोज करी थी? कॉर्क के अंदर खोज करी थी। और एडवर्ड जेनर को कहा जाता है टीकाकरण के जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इन्होंने क्या किया था? पहला टीका किसका मैम? चेचक का, स्मॉल पॉक्स का खोजा था। ठीक है, सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर चेचक के लिए आते हैं यहाँ पर। तो एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं क्योंकि पहला जो जीवाणु है ये पहला सूक्ष्म जीव यहाँ पर कहा जाता है और इसी शाखा को हमने फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के नाम से बता दिया। ये है फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कुक्कुट पालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना भाई, यह घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। कुक्कुट उत्पादन में अंडा उत्पादन और मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन शामिल होता है। यानी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पोल्ट्री? पोल्ट्री फार्मिंग डोमेस्टिक फाउल्स के लिए होगी, या इट इंक्लूड्स एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री मीट? तो मैम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भैया हमारे दोनों ही कथन सही है। स्पेशली अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो डोमेस्टिक फाउल्स के लिए भी होता है और साथ साथ में ये बॉयलर प्रोडक्शन जो मीट बनता है उसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग इसको हम यहाँ पर कहते हैं।
आ जाओ अगले सवाल पे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल? पादप में तो मैम कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में तो होती भी नहीं है। अब जो है उसका मुख्य कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्या ये स्ट्रक्चर की मतलब संरचनात्मक दृढ़ता दे रही है, सेल डिवीजन करा रही है, नहीं करा रही, फूड बनाती है, नहीं बनाती, फोटोसिंथेसिस करा रही है, बिल्कुल नहीं करा रही, तो क्या कर रही है मैम? स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। ठीक है, चारों तरफ प्लांट के अंदर एक सेल वॉल होगी, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? पादप में है, शैवाल में है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन से बनी है, फंगस में काइटिन से बनी है, लेकिन जंतुओं में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। ये दिख रही है ना बाहर वाली, ये सेल वॉल है। अगला कह रहा है मानव वृक्क किडनी द्वारा उत्सर्जित होने वाले मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद कौन से होते हैं? प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मानव के अंदर से कौन सा बनता है? तो मैम सबसे पहले तो मानव के अंदर से यूरिया बनता है। अब देखो भैया, आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नहीं मैम, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं है। क्या इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं बन रहा। हालांकि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के तौर पे ही निकल रही है, फेफड़ों से निकल रही है, लेकिन मैम नाइट्रोजन युक्त नहीं है। हमारी आंतों से मल बन रहा है पर नाइट्रोजन युक्त नहीं है। ठीक है, तो हमारे पसीना भी बनता है, वो भी नाइट्रोजन युक्त नहीं है। कौन है? यूरिया और यूरिक एसिड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यूरिया की बात करें NH2CO, NH2 नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, मेनली मानव के अंदर से यूरिया ही उत्सर्जित होता है। कुछ मात्रा में यूरिक एसिड और अमोनिया भी देखे जाते हैं। ना तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा, ना अमीनो एसिड और ग्लूकोज यहाँ पर देखा जाता है। इसी के कारण मानव को क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। आपसे पूछे जी पक्षियों में सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। आपसे पूछता है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं जैसे मछली आदि, इनके अंदर से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबके अंदर अलग अलग भाग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 कि कार्य के आधार पर कौन सा जंतु उत्तक जंतु उत्तक का एक प्रकार नहीं है ना, एनिमल के टिश्यू का टाइप नहीं है। तो मैम एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर तीनों आते हैं, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं आते हैं। वेस्कुलर टिश्यू किस में आते हैं? पादप के अंदर आते हैं। कौन आता है इसके अंदर? जाइलम और फ्लोएम आते हैं। क्या काम करते हैं ये? पानी और भोजन का संवहन कराते हैं, संवहनी उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और चौथा आता है नर्वस टिश्यू। चौथा कौन सा आता है? नर्वस तंत्रिका उत्तक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सबको दिखाई सुनाई सब बढ़िया से दे रहा है। चलो भाई, एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड ऑन लैंड, जल और स्थल दोनों पे रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? ये भी GD 21 मई 2026, सारे वही सवाल हैं जो आपके इस साल के GD के परीक्षा में आए थे। ठीक है, अब कह रहा है जो धरती पे भी रहे और पानी में भी रहे। मैम स्तनधारी मैमल्स के नाम में ही आ रहा है, इनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक, समझ गए। साथ में टेरेस्ट्रियल मतलब जो सिर्फ स्थल पे रहता है, तो मैम वो तो दोनों की कह रहा है, स्थल और जल। फिर आया एक्वेटिक जो सिर्फ जल में रहेगा। अब बताओ इस सवाल में दिक्कत कहाँ थी? है इस क्वेश्चन में टफ कैसे कह सकते हो तुम? एम्फीबियन वो होते हैं, नाम को देखो, एम्फी मतलब होता है दो, कहीं पर भी आ रहा है एम्फीबोलिक, एम्फीबियन, एम्फी मतलब दो और बियन मतलब बायोस, यानी लाइफ, जिसका जीवन कहाँ चल रहा है मैम? 2 जगह चल रहा है, जल में भी है और थल में भी है। तो इसको हम कह सकते हैं उभयचर। कौन आएगा इसमें? मेंढक जैसी प्रजाति, जो भाई फ्रॉग्स आपके पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। आप कहोगे मैम सांस कैसे लेगा? मेंढक जब पानी में रहता है तो उसकी नम त्वचा, स्किन काम करती है, और जब वो धरती पे आ जाता है तो उसके पास लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हमें ध्यान रखने हैं। आ जाइए, ये मेंढक भाई साहब बैठे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? एम्फीबियन के अंदर आ जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस, विली का मुख्य काम क्या होता है? आपने कहा मैम विली होती क्या है? विली होती है इस तरह की उंगली नुमा आकृति, कि भैया ये जो छोटी आंत है ना, तकरीबन 6.25 मीटर की है और पूरी आहार नाल 9 मीटर की है। अब 9 मीटर में इसको 6.25 मीटर को छोटी सी जगह में एडजस्ट भी तो करना है, विली की मदद से होता है। अभी मैं इसी पाइप को लंबा खींच दूं तो पता नहीं मैम कितनी लंबी जाएगी, मैंने उसको एक छोटे से एरिया में एडजस्ट कर दिया। तो वही अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को बढ़ाने का ये काम करती है, इसीलिए ये विली पाई जाती है।
बात आई समझ में? कोई पाचक एंजाइम नहीं बनाएगी, ना एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगी, ना ये खाने के पार्टिकल्स को तोड़ेगी, नहीं है मैम इसका काम। इसका काम ही क्या है? सतही क्षेत्र को बढ़ाने का होता है। विली किससे बनती है? म्यूकोसा की परत से बनती है आंतों में, है ना। श्लेष्मा की परत होती है म्यूकोसा की। अच्छा, यही श्लेष्मा की परत हमारा मान लीजिए आमाशय है, ठीक है। एसिड से कौन बचाता है मैम? यही म्यूकोस की परत होती है जो अंदर अंदर लगी होती है दोनों साइड की दीवार पे। यही म्यूकोसा पेट के अंदर, जिसको कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे नहीं होते वो, रियुगे होते हैं, है ना। तो म्यूकोसा क्या करता है? पेट में अमाशय में रियुगे बनाता है और आंतों में विली बनाने का काम करता है। दोनों फैक्टर्स को ध्यान रखना, ठीक भाई। ये देखो इस तरह की, आ जाओ। कह रहा है खेलों में नशीले पदार्थ नारकोटिक्स का निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव है? नशीले पदार्थ हृदय गति को धीमा कर देते हैं या इससे उल्टी हो जाती है। नारकोटिक्स के साइड इफेक्ट आपसे पूछ रहा है। जो भी स्पोर्ट्स के टाइम पे लोग ड्रग्स लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, इसका मुख्य तौर पे क्या दुष्प्रभाव होता है? तो मैम दोनों ही ठीक है, उल्टियां भी होती हैं और हार्ट रेट भी सप्रेस हो जाता है, व्यक्ति एकदम बिल्कुल शांत सा होना शुरू हो जाता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही होगा। साइड इफेक्ट पूछ रहा है, दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे मिलकर के बने हैं? तो मस्तिष्क है, मसल से तो बना नहीं होगा मैम, है ना। कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होता है इसमें, आपके ब्लड टेंडन लिगामेंट कनेक्ट करने वाली चीजें आती हैं, हड्डियां, ब्लड टेंडन लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर, ये सब नाम आते हैं। एपिथेलियल उपकला भी नहीं है, ये सीधे सीधे नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों को संभाल रहा होता है। चलिए अगला सवाल नंबर 32 कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। पौधे के संवहनी तंत्र के कौन से घटक जल संवहन के लिए जिम्मेदार हैं? तो मैम पानी के अंदर जैसा मैंने कहा जाइलम जिम्मेदार होता है। अब जाइलम के भी पार्ट्स पूछे हैं उसने, सीधा नहीं पूछा। तो मैम देखो फ्लोएम तो वैसे भी नहीं हो सकता, है ना। कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में आते हैं, ये भी नहीं होंगे। और गार्ड सेल्स और स्टोमेटा पानी को ले जाने में थोड़ी मदद करते हैं, ये तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन में। तो मैम ये तो वैसे भी नहीं होगा। आंसर बचा क्या है हमारे पास? वेसल्स और ट्रैकिड्स। जाइलम के ही टाइप्स हैं जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स, 4 प्रकार आपको पहले ही बताए थे, है ना। आ रहा है याद कुछ कुछ? क्यों भाई? वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ही क्या करेंगे? देखो इस तरह के होते हैं, ये वेसल्स हैं, इनमें छोटे छोटे से ये पिट्स प्लेट्स लगे होते हैं, और ये आपका ट्रैकिड्स हैं। तो ये पानी को कंडक्ट करने के लिए एक चैनल, एक रास्ता सा बना करके तैयार करते हैं। चलिए जी, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? अब जीडी का ये भी सवाल जो है वो पूछ लिया गया था, तो मैम हर कोई बता देगा कि जी क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी क्लोरोफिल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? C55H72O5N4Mg। कभी पूछ लेता है नाइट्रोजन है कि नहीं, कभी पूछ लेता है मैग्नीशियम है कि नहीं, बता देना। क्लोरोफिल आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर से मिलता है हरित लवक से, और वही हमें फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है। इसी क्लोरोफिल की मदद से पौधे क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है जी, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। अगला क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री। अब खाद्य कारखाना कौन कहा जाएगा? जिसमें खाना बन रहा है। तो मैम फूल तो रिप्रोडक्शन कराता है, तना और जड़ आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, लेकिन पत्तियों में क्या बनता है? खाना। अभी बताया था क्लोरोफिल भी पत्ती के अंदर क्या करेगा? हरा रंग देगा और वहीं से खाना बनाना शुरू कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री के नाम से यहाँ पर जानते हैं, है ना। लीफ को कहा जाएगा पत्तियों को। ये फोटोसिंथेसिस आपकी देखी जाती है कि यूजुअली जब भी सन रेज होती हैं, सूर्य का प्रकाश जब भी पड़ता है, तो पत्तियों के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल, 2 चीजों की आवश्यकता है। जैसे ही वो आएगी तुरंत आपका खाना बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेन उन दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अगला बताओ, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव पुरुषों में यौवन से संबंधित हार्मोन जारी करती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन रिलेटेड टू प्यूबर्टी, इन ह्यूमन मेल्स। तो जब मेल्स की बात आई है तो पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी होती है। जैविक घड़ी एक हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, ठीक है, ये हमारी स्लीप साइकिल को बैलेंस करेगा। वहीं पर पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स को बनाती है, शुगर को कंट्रोल करने वाले।
इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे। थाइमस हमारे इम्यूनिटी को बनाने वाले थाइमोसिन नाम के हार्मोन को जारी करती है। बचा क्या मैम? वृषण। ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो कराएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। वहीं फीमेल्स की पूछता तो आपके ओवरीज से बनता है ना, अंडाशय से बनता है। क्या बनता है जी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना। लेकिन ये तो काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। ये केवल और केवल प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान ही बनता है, वरना नहीं बनता, है ना। अंडाशय से आपके ये हार्मोन एस्ट्रोजन जारी हो जाता है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। नंबर 36 कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग्स मिसयूज इन स्पोर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाबॉलिक एजेंट। खेलों में दवाओं का दुरुपयोग के संबंध में कौन सा एक एनाबॉलिक एजेंट है, जिसमें दो नाम दिए हैं, ऑक्जेंड्रोलोन या ऑक्जेबोलोन। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? अब आपने कहा जी एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक कुछ नया बनाए, है ना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ बनाना, और कैटाबॉलिक आ जाए तो वो तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। तो कुछ नया बनाना। अब कोई भी आप कह रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ड्रग मिसयूज होता है, स्पोर्ट्स में लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अपने मसल्स को और डेवलप करने के लिए। तो ये जो ड्रग्स हैं ये मसल्स को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी तुरंत ड्रग्स लेकर के मसल्स बन जाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? एनाबॉलिक एजेंट के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों ही काम करते हैं मसल को बिल्ड करने में, और वही आपके एनाबॉलिक फंक्शन नया बनाने वाला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है भाई। नंबर 37 कह रहा है, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन मुक्त करने वाले कारक को मुक्त करने के लिए कौन से मस्तिष्क की संरचना जिम्मेदार है, यानी कौन बनाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स को। तो मैम देखिए, उसने पूछा है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाले फैक्टर। आप में से कई बच्चे इसका आंसर पीयूष ग्रंथि जो है वो लगा सकते हैं, पर इसका मास्टर कौन है? वही करेगा मैम रिलीज। हाइपोथैलेमस काम करता है यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करने वाले कारक को बनाने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पिट्यूटरी लगाते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैम हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ द मास्टर, मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर है। ये ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि को, और फिर वो जारी करती है बाकी के हार्मोन्स। तो ये क्या बनाता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाले फैक्टर देता है, तब जाके पीयूष ग्रंथि आपकी हाइट को बढ़ाती है, आपके ग्रोथ हार्मोन को बनाती है, ठीक है। ये देख रहे हो नीले रंग का सा, ये है हाइपोथैलेमस, और ये छोटी सी डंठल सी लटक रही है, इसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो मैम देखने में तो बहुत छोटी है ये पीयूष ग्रंथि, पर मास्टर है, तकरीबन 10 हार्मोन्स बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और बिना इसके आदेश के कुछ नहीं कर सकती। अगर हाइपोथैलेमस हार्मोन नहीं बनाने का आदेश देता, पीयूष ग्रंथि कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगला है, मानव शरीर के किस अंग का अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके इमेजिंग नहीं किया जाता है? अच्छा, नॉट इमेज्ड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, मतलब अल्ट्रासाउंड आप इसका नहीं कर सकते। लिवर का या गॉल ब्लैडर का? बताओ भाई, किसका नहीं कर सकते? तो मैम लगभग सबका कर सकते हैं, बट लिवर और गॉल ब्लैडर थोड़ा अंदर की तरफ छिप जाते हैं, तो हम इन दोनों का ही यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों में से ही किसी का भी नहीं कर सकते। नॉट इमेज लिखा है ना, नॉट कौन सा नहीं कर सकते, तो भाई दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही हो जाएंगे। इमेजिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। अगला कह रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन सीन इन ह्यूमंस। मनुष्य में देखी जाने वाली ऐच्छिक क्रिया का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ऐच्छिक क्रिया कौन सी है उसमें से? अब उल्टी आ रही है तो तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगी, लार बन रही है तुम्हारी मर्जी से नहीं बनेगी, सांस ले रहे हो तो मैम लेते ही रहोगे ना। लिखना लेकिन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कि मन कर रहा है तो लिख देता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, मैडम कुछ काम की चीजें बता रही हैं, नहीं होगा तो वो भी नहीं बनाओगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इच्छा। ये हो गया ऐच्छिक क्रिया, समझ गए, ठीक है। वहां पर भी सिग्नल आएगा मैम हमारे ब्रेन से आपके हाथों के पास तक। सेंसरी नसें जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, और मोटर वाली लेके आती हैं कि लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है जी।
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में किस प्रकार के रिसेप्टर्स गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? कि मैडम मैं तो पढ़ रहा था, अचानक से मटर पनीर की खुशबू आई किचन से और मैं पहचान गया कि ये मटर पनीर है। वहां आपके स्मेल के रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने काम किया, जो आपके उस स्मेल को पहचान गए कि यहाँ ये स्मेल किसकी है। ठीक है, तो हर चीज के रिसेप्टर्स होते हैं। आप कहते हो कि जी स्वाद आ रहा है, बढ़िया बढ़िया मीठा और दुनिया भर की चीजों का स्वाद आ रहा है, वो स्वाद क्या है? वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स से आता है। यही स्वाद आपके पता लगाते हैं, है ना। ऑडिटरी सुनने के लिए, विजुअल देखने के लिए, तो ये सब हमारे अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। जिसमें बात कर रहा है स्मेल की, तो स्मेल हम ओल्फैक्टरी से करते हैं। इवन जो आप मिर्च खाते हो और कहते हो भैया और तीखा, और तुरंत आंसू आते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। स्वाद सिर्फ मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा ही होता है। स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड आपका सोर। ठीक है, लेकिन मैम जब बात आती है मिर्च की, तो मिर्च के भी रिसेप्टर्स होते हैं। क्या रिसेप्टर्स होते हैं? पेन के रिसेप्टर्स। जब भी मिर्च खाओगे तो शरीर में पेन के, दर्द के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। बॉडी को लगता है दर्द आ रहा है, तो तुरंत आंसू बहाने शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब मिर्च खाते हो तो आंसू आते हैं। सोचा है कभी कि मैम क्यों आ रहे हैं आंसू? और तीखा भैया, और तीखा, और लो भैया और आंसू। तो बॉडी को लगता है पेन है, पेन रिसेप्टर्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट में क्या रिएक्शन होती है, क्या बनता है। अब इसने क्या कहा? एरोबिक यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट टूटेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो सबसे पहले तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कब बन रहा था? लैक्टिक एसिड बन रहा था जब हमारे पास बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन जा रही थी। यहाँ तो भरपूर है, एरोबिक है। ठीक है, तो ये मांसपेशी में होता है। ये आपका ईस्ट वाला केस है, जिसमें आप खमीर की बात करते हो, इथेनॉल बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये अभी हमने रिएक्शन पढ़ी भी थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो CO2 H2 और 36 से 38 ATP बन के तैयार हो जाते हैं। करेक्ट, रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक है, समझिए, उस आधार पे काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स प्राइमरीली यूज्ड बाय द एथलीट्स हु मिसयूज देम। एनाबॉलिक मतलब अगेन देखो, बनाने वाले, कुछ बना रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मुख्य रूप से उन एथलीटों द्वारा किस लिए उपयोग किया जाता है जो इसका दुरुपयोग करते हैं? तो ये इंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ाते हैं, मसल के मास को बढ़ाते हैं, या फटीग को कम करते हैं, थकान को कम करते हैं। नहीं मैम, ये मसल के मास को बढ़ाते हैं, आपके मसल्स का डेवलपमेंट कराते हैं, और इसी कारण इन्हें एनाबॉलिक कहा जाता है। वो स्टेरॉइड्स जो आपके ड्रग्स मिसयूज जिसको हम कहते हैं, वो आपका यहाँ पर मसल मास बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आप बताएंगे कि मैम सबसे जरूरी, क्या आपके खाने में नमक है? तो याद रखना, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को बनाने में। आयोडीन जो है वो आपके थायराइड ग्रंथि के काम के लिए बहुत आवश्यक होता है, और इसी की कमी के द्वारा हमें घेंगा गोइटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, थायराइड बीमारी नहीं है, अभी आधी जनता को लगता है कि थायराइड बीमारी है। इस H आकार की ग्रंथि, ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं अवटू ग्रंथि, और इस ग्रंथि से तकरीबन 3 हार्मोन जारी होते हैं, जिसमें T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन आता है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन, ऐसे ही बन जाता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो ये 3 हार्मोन्स को जारी करती है, और आयोडीन इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है परा अवटू में, पैराथायराइड जो इसके जस्ट पीछे बैठा होता है। ठीक है, यही थायराइड हमारे बेसल मेटाबॉलिक दर को संभालता है, BMR को बैलेंस करके चलता है। ये देख रहे हो गले पे तितली के आकार का, कोई बटरफ्लाई की शेप बोलता है, तो कोई यहाँ पर H का आकार बताता है। NCERT में H या बटरफ्लाई दोनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, ये पुरुषों में कंठ एडम्स एप्पल हो जाता है, उसके नीचे ये पाई जाएगी, महिलाओं में थोड़ी भारी होती है।
अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड इन द एटमॉस्फेयर मेनली बाय, वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा पुनः प्राप्त प्रतिस्थापित होती है? तो भैया ऑक्सीजन की बात आ रही है तो प्रकाश संश्लेषण से, कंबक्शन से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से या रेस्पिरेशन से, और किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहा है। तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन हमें कब मिलेगी? जब हरे पेड़ पौधे होंगे। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं मैम? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अगला कह रहा है, हड्डी की कठोरता मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? हार्डनेस ऑफ बोन, हड्डियों को मजबूती देने का काम, हड्डियों की कठोरता का काम कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। आयरन मैग्नीशियम नहीं करेंगे, ना सोडियम पोटेशियम, ना सल्फर क्लोराइड। कौन चाहिए? कैल्शियम चाहिए। कौन चाहिए मैम? फास्फोरस चाहिए। ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, हिंदू धर्म में जब शरीर को जला दिया जाता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो शमशान भूमि होती है वहां पर राख सी सफेद कलर की जो रह जाती है वो वाइट फास्फोरस हड्डियों के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो लोग उसे दुनिया भर के अलग अलग नाम जो है उसे संबोधित कर देते हैं। खैर, बात का ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों के अंदर मजबूती देने का काम करता है। बाकी हमारी हड्डियां ठोस हैं, इसमें ये लाल अस्थि मज्जा भरा हुआ होता है, जिसका काम क्या है कि यहाँ पर हमारे रक्त की कोशिकाएं, ब्लड के सेल्स बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन इनटू लाइफ फॉर्म्स टेक्स प्लेस थ्रू, जीवों में कार्बन का समावेश किसके माध्यम से होता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, या अपघटन। जीवों में कार्बन का समावेश, इनकॉर्पोरेशन होना किसके द्वारा होगा? तो मैम जितने भी जीवित जीव हैं, हमारी प्रकृति के अंदर कई सारी क्रियाएं चल रही हैं। आप कार्बन की बात करेंगे, पूरी कार्बन साइकिल यहाँ पर चल रही होती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोटोसिंथेसिस रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन इनटू लाइफ फॉर्म्स, जितने भी जीवित जीव हैं वो कैसे लेंगे? वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के रूप में लेते हैं। बाकी जो जीवित जीव हैं जिसमें मानव आता है, जीव जंतु जानवर आते हैं, ये तो ऑक्सीजन लेते हैं मैम। ठीक है, ये पूरी की पूरी कार्बन साइकिल अलग अलग प्रकार से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन चला गया और आपके बाकी रूपों में ये निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम भी CO2 छोड़ रहे होते हैं। अगला, हृदय की मांसपेशियों को इस रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, रेखित कंकाल की मांसपेशी है या चिकनी मांसपेशी होती है? मैम इस सवाल को हम देखते ही कह सकते हैं कि भैया दिल कभी मेरी मर्जी से धड़का है क्या? खुद बताओ, मैं कहूँ दिल भैया 10 मिनट का ब्रेक, पॉसिबल है? रोकेगा क्या ये? बोलेगा हाँ ठीक है आप 10 मिनट आराम करो फिर धड़कता हूँ मैं? ये मेरी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, ये अनैच्छिक है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैम सीधा सीधा हो जाएगा, अनैच्छिक होता है। मसल जो हमारे मांसपेशी के ऊतक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखित वाले, कंकाल वाले, जो कंकाल से जुड़े होते हैं। दूसरा शरीर के अंदर बैठे हुए चिकनी मांसपेशियां, और तीसरी हमारी हृदय की कार्डियक मसल्स। कार्डियक वाली हमारी इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, इवन जो स्मूथ मसल्स होती है ना, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ये भी मेरी मर्जी से काम नहीं करती क्योंकि शरीर के अंदर के भाग हैं। लेकिन कंकाल मेरी मर्जी से काम करता है, तो ये होती है वॉलेंट्री, ऐच्छिक जिसको हम कहते हैं। अब भाई मुझे यहाँ पर पानी उठाना है तो मैं अपनी मर्जी से उठाऊंगी, इच्छा से उठाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये स्केलेटल है, ये कार्डियक है, और वो स्मूथ मसल कही जाती है जो स्पिंडल शेप की होती है। इसके डायग्राम से भी प्रश्न आ जाते हैं और डायरेक्टली भी पूछ लेता है ना। बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे हैं GD ने, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और अब सब ये क्लास में कराए हुए हैं, कुछ नया नहीं है मैम जो क्लास में ना कराए हुए। एक सवाल क्लास के अंदर जो आपका लास्ट कराया था सब कुछ, कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बनता है, अभी बात करी थी मैम, पीयूष ग्रंथि से बनता है ना। अफ्टू ग्रंथि से 3 बनते हैं, T3, T4, थायरोक्सिन। ये क्या बनाती है? एड्रीनल, जो किडनी के ऊपर होती है तो वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनाती है। पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागन बनाती है। पीयूष ग्रंथि बनाती है वृद्धि हार्मोन, हाइट को बढ़ाने वाला। लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो फलाना पाउडर दूध में मिला के पीता हूँ तो मेरी हाइट बढ़ जाती है ना। लोगों को लगता है बचपन में हमने वो पाउडर पिया है तो हाइट बढ़ गई। अरे हाइट तब बढ़ती है जब हमारा ये हार्मोन बनेगा। वहाँ पर दूध हेल्प करता है डेफिनेटली आपके, क्योंकि उसमें वाइटामिन बहुत सारे होते हैं और आपके हड्डियों को मजबूती भी देता है। लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन देखा जाता है। तो बहकावे में मत आइए कि 15 दिन में हाइट बढ़ाइए, कुछ नहीं होता ऐसे, है ना।
चलो ये है, देखो छोटी सी चने मटर के दाने के समान, ये हमारी पीयूष ग्रंथि। इसका एक अग्रभाग होता है, एक पश्च भाग होता है, मध्य वाला मानव में नहीं होता है। ठीक है। ब्लड इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, रक्त को किस प्रकार के जंतु ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ब्लड आता है कनेक्ट करने में, ब्लड में दुनिया भर की चीजें हैं, एक को दूसरे से जोड़ रहा है, तो मैम ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी, याद रखना। और इसी के साथ ये जो हमारा ब्लड है कनेक्टिव के अंदर आएगा। बाकी कनेक्टिव के अंदर ब्लड के अलावा लिम्फ भी आता है, टेंडन जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़े, लिगामेंट जो दो हड्डियों को एक साथ जोड़े। ठीक है। आपकी हड्डी है, कार्टिलेज है, ये सब आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। क्लियर? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक, क्योंकि इन्हीं का काम है कनेक्ट करके जोड़ करके रखना। मसल में अभी 3 नाम बताए थे, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। नर्वस टिश्यू में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई। एपिथेलियल में हमारे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड, ये सारे नाम आते हैं जो अभी आपको स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में कराए भी थे। ठीक है। अगला सवाल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। आप खुद बताओ क्या पौधे मूव करते हैं? आप बोलोगे नहीं करते मैम। मानव तो चल सकता है, पौधे अपनी जगह से छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, उनकी जड़ें फिक्स होती हैं। पौधों में वो मूवमेंट नहीं होता कि वो उठ करके चल दे, जड़ों को निकाल करके हेलो हाय बाय जी मैं घूमने जा रहा हूँ, नहीं होता। पौधों में होता है वो मूवमेंट जिसको आप कहते हैं छुई मुई की तरह, टच किया और कलियां बंद हो गई। पौधों के मूवमेंट देखने हैं तो जरा इसको देखो, ये छुआ और कलियां इसकी क्या हो गई मैम? बंद हो गई, ये भी तो मूवमेंट है। ऐसे क्रियाओं को अनुवर्तन क्रिया कहते हैं। सूरजमुखी को आपने देखा होगा जिसके अंदर क्या होता है, ये देखो, सूरजमुखी का मुख सीधा, जैसे जैसे सूरज का डायरेक्शन चेंज होता है सूर्य की, वैसे परिवर्तित होता है। इस प्रकार के मूवमेंट्स प्लांट्स में होते हैं, इन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जो लाइट से हो वो फोटोट्रॉपिक बन जाता है, जो स्पर्श से हो वो थिग्मोट्रॉपिक बन जाता है, जो केमिकल से हो वो कीमोट्रॉपिक बन जाता है। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप का साइन भी भेज देना, है ना, कि मैम ये जो नाम लिखा है ना हमने, रसायन अनुवर्तन, यानी किसके द्वारा हो रहा है? रसायन के द्वारा हो रहा है। अब तना प्रकाश की ओर झुक रहा है, दिस इज फोटोट्रॉपिक। ठीक है, प्रकाश की ओर, फोटो सनलाइट की ओर। रूट नीचे जा रही है, ग्रेविटी की ओर जा रही है, जियोट्रॉपिक, गुरुत्वाकर्षण के आधार पे। ठीक है, भू अनुवर्तन कहते हैं इसको। स्पर्श करने पर पत्ती मुड़ रही है, छुई मुई मिमोसा पुटिका, टच मी नॉट का प्लांट, इसको थिग्मोट्रॉपिक कह दोगे। लेकिन केमिकली जब एक पॉलन ट्यूब पराग नलिका बीजांड की ओर जाती है, वो है रसायन से होने वाला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही। आपने कहा मैम कहाँ जा रही है, जरा देख लो एक बार इस डायग्राम को भी, ये दिख रहा है, ये पराग नली आई, ये पराग नलिका आई और आकर के सीधे इस ओव्यूल को क्या करेगी, इस तरह से यहाँ पर एंटर करती है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो यहाँ आपका केमिकल जो है वो हेल्प करता है इसके मेल गैमीट्स को अंदर की ओर जाने में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से कितने अलिंग सूत्री के जोड़े होते हैं? यानी आपसे कह रहा है कि कितने ऑटोजोम्स होते हैं जो नॉन सेक्सुअल कहे जाते हैं। तो अगर मैं 46 में से ऑटोजोम्स की बात करूं तो मैम सेक्सुअल तो मेरे पास 2 ही है, एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, बच्चे कुछ सारे कहाँ चले गए हमारे ऑटोजोम्स में, है ना। 46 का मतलब होता है 22 पेयर। अब इसमें से 22 जोड़ी, सॉरी 23 जोड़ी है यहाँ पे, है ना, 22 पेयर यानी संख्या हो गई हमारी 44, और एक पेयर निकाल दिया, संख्या कितनी हो गई? ये आपकी 2। ये कहलाते हैं ऑटोजोम्स और ये कहलाते हैं लैंगिक गुणसूत्र या एलोजोम्स। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि भैया कितने जोड़ी, जोड़ी तो पूछी है, पेयर्स ही तो पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी। संख्या होती तो 44 लगा सकते थे। बाकी के 2 में या तो लड़का है तो एक्स वाई, लड़की है तो एक्स एक्स, ये पाया जाता है। बाकी कांस्टेंट है मैम। शरीर के संबंध में जो गुण आता है माता पिता से कि जी मेरी हाइट पिताजी से मिलती है, शक्ल माताजी से मिलती है, वो आता है मैम इसके द्वारा। ये जो 22 जोड़ी होते हैं हमारे, इनके द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्क सेल कंटेन विच सब्सटेंस इन देयर सेल वॉल दैट मेक्स देम इम्पर्मिएबल टू गैसेस एंड वाटर। कॉर्क कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ होता है जो गैसों और पानी के लिए अभिन्न बनाता है। तो देखिए जितने भी हमारे बाहर, कॉर्क मतलब जो हमारी बाहर की तरफ छाल वाला हिस्सा होता है, वहां सुबेरिन पाया जाता है और यही क्या करता है, यही आपको इम्पर्मिएबल कर देता है कि ना कोई गैस अंदर आ पाए ना कोई पानी जा पाए। ठीक है, सेल वॉल नहीं पूछ रहा, अगर वो पूछता पादप की कोशिका भित्ति में क्या है तो वहां पर आप बताते जी सेल्यूलोज है ना। कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे सेल्यूलोज क्यों नहीं है, सेल्यूलोज सेल वॉल में होता है, लेकिन सुबेरिन आपके छाल कॉर्क सेल में पाया जाता है जो आपको डेड नजर आता है। जो रॉबर्ट हुक ने पहला सेल खोजा वो इसी कॉर्क की कोशिका में जो मृत थी, जो डेड थी। तो इसमें कोई गैस पानी कुछ नहीं जाता है ना, कुछ भी नहीं जाता है। अगला कह रहा है एक माइटोकॉन्ड्रिया को कितनी झिल्लियां घेरे रखती हैं। तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जी मुझे नहीं पता, है ना, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इन तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है, और क्या पाया जाता है, इनकी अपनी खुद की डीएनए पाई जाती है। तो ये दोनों फीचर्स होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक बाहर की लेयर होती है और एक अंदर की लेयर। अंदर वाली लेयर इस तरह से मुड़ी हुई होती है, ये इस तरह से मुड़ी हुई नजर आती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे के नाम से। अंदर वाली जो इनफोल्डिंग्स हैं इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। तो कितनी झिल्लियां हो गई, ये देखो भैया बर्गर जैसा दिख रहा है, सॉसेज शेप, इसको हम नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। अभी बात करी थी हड्डी किस में आएगा, जोड़ने वाले में। तोड़ना नहीं होता मैम, हड्डी को जोड़ना होता है। तो हड्डियां हमारे शरीर को जोड़ करके रखती हैं, कनेक्ट कर रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाती हैं। हड्डी हो, कार्टिलेज हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, आदि। चलो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक का प्राथमिक कार्य क्या होगा। हरित लवक क्लोरोफिल बनाएगा, खाना बनाने में मदद करेगा, प्रकाश संश्लेषण कराएगा। तो मैम स्टोरेज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। प्रोटीन बना रहा है, नहीं। स्टोरेज स्टार्च का होता है, ठीक है। आपके प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, राइबोसोम्स ये बनाते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी नहीं कराता, फोटोसिंथेसिस कराता है, खाना बनाता है। इसी को कहते हैं कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल। किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को। इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ध्यान रखना। ये देखिए ये है हमारा एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कितनी झिल्ली दिख रही है, एक और एक, 2 झिल्लियां हैं। अंदर ऐसा लग रहा है मैम छोटे छोटे सिक्के उठा के एक के ऊपर एक रख दी हूं। इसमें अगर एक अकेले डिस्क की बात करूं, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, अकेले सिंगल को। और पूरा अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या कहेंगे, ग्रेनम का नाम देते हैं। खाली जगह जो यहाँ पर है, इस खाली खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। ये 2-3 चीजें पूछ लेता है। इसके पास डीएनए है क्या अपना, हाँ है। मेम्ब्रेन कितनी है, एक इनर है और एक आउटर है। समझ गए, क्लियर है। चलो आगे देखें। विच टाइप ऑफ एक्शन इज हार्ट बीट, दिल की धड़कन किस प्रकार की क्रिया कही जाती है। रिफ्लेक्स, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री या कोऑर्डिनेटेड एक्शन। किस प्रकार की क्रिया है दिल की धड़कन, तो मैम देखो मेरी इच्छा से तो होती नहीं है। कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। दिल की धड़कन कैसी है, अनैच्छिक है। ऐसा भी नहीं है अचानक से किसी को देखा और दिल धड़कना लग गया, रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है ना। अपने आप लगातार जब से जन्म हुआ है धड़क ही रहा है। तो खुलना और बंद होना इसमें कुछ नहीं होता। वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, इनवॉलेंट्री कहा जाता है। अगला है कौन सा कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य होता है। लाइसोसोम्स जिन्हें हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। क्या ये ऊर्जा बना रहा है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। प्रोटीन बना रहा है, नहीं। राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये काम सूत्र कणिकाओं का है। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को इकट्ठा कर रहा है, नहीं जी। लेकिन हाँ जितना भी वेस्ट है, अपशिष्ट है, उसका निपटान जरूर करता है। तो लाइसोसोम्स का प्राथमिक काम क्या होता है कि ये जितना भी वेस्ट है उसे बाहर निकालेगा, आत्मघाती थैली के तौर पे काम आता है। सफाई कर्मी क्या कराएगा मैम जिससे वेस्ट बाहर जाए, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन कराने का काम करता है। आ गई बात समझ में,
बहुत सारे इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण से ये काम करता है। ठीक है, ये आपका लाइसोसोम रहा एक मेम्ब्रेन के साथ, ये आपको दिखता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स नहीं होती। अगला सवाल, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू विच ऑर्गेनेल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? प्लास्टिड की बाहरी संरचना किसके समान होती है? तो आपको तुरंत याद आया कि जी प्लास्टिड के ऊपर तो 2 लेयर होती हैं, एक नहीं 2 परतें होती हैं, और ये हमारे पास किस में पाई गई थी? मुझे नहीं पता, इन तीनों में से जो आ जाए लिख देना। इसके पास तो लेयर है ही नहीं मैम, सिंगल अपना एक होता है, लाइसोसोम पे एक है। अच्छा, न्यूक्लियस भी दे रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दे रखा है। लेकिन अगर मैं प्लास्टिड्स की बात करूंगी ना बाहरी स्ट्रक्चर में, तो प्लास्टिड्स के लिए आंसर आप माइटोकॉन्ड्रिया ही लगाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरह से थोड़ी पोरस लेयर आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इस तरह से आपको नजर आएगी, और ये हमारी किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? यौवन आरंभ के दौरान पुरुषों में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो भैया एस्ट्रोजन फीमेल्स में काम करता है। थायरॉक्सिन गले के थायराइड ग्लैंड के साथ काम करेगा, ये इमरजेंसी हार्मोन है। बचा क्या? टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर है ना? जब आप बाद में इस क्लास को देखेंगे, जो भी बच्चे अगर कोई बाद में देखेगा, तो एक काम जरूर करना, मजा आया हो तो लिखते हुए जरूर जाना कि मैम इसके जितने भी सवाल थे बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे, और जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है एक्चुअली में उसको ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। तो बायोलॉजी आपकी ये कंप्लीट होती है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 2026 में किस प्रकार के सवाल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स केवल निम्न में से किस तत्व तक ही लागू होता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? अब देखो यहाँ पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, रेलवे पूछे ना पूछे मैम अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर आ रही है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये वही नियम है जो न्यूलैंड ने दिया था और कहा था कि सरगम के 7 सुर के बाद जो 8वां सुर आता है, जैसे वो पहले सुर को रिपीट करता है, ऐसे ही 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां आता है वो पहले को रिपीट करता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर बोले कि सा फिर से आ जाएगा, ऐसे ही इन्होंने कहा था एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी उसके अंदर देखिए इस तरह से डो रे मी फा सोला ती, फिर आ जाता है डो। पर ये काम कहाँ तक करा था? केवल और केवल इस कैल्शियम तक, बाकी इसके आगे के देखे इतने खास नहीं गए थे। ठीक है भैया, अगला सवाल देखते हैं। बाकी आपके बैचेस चल रहे हैं। जीडी के लिए परमवीर बैच 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा है इस तरह के सवाल भी नहीं हो रहे हैं, तो भैया पहले थ्योरी को, बेस को अपने मजबूत करो। जहां आपकी गणित हो, रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ आपको मिल रहा है इस कंप्लीट बैच में मात्र 599 में, फाउंडेशन के तौर पे। कहाँ पर मैम? सिलेक्शन वे के ऐप पर। अभी स्टार्टिंग में जीडी 200 का कोड लगा करके बच्चों के लिए प्राइस कम कर दिया गया है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसका प्राइस बाद में बढ़ जाएगा। अभी के लिए प्राइस कितना है भैया? 599 यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और इंडिविजुअल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो 499 में सिलेक्शन वे के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहीं पर आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। तभी तो मैम तूफानी चीजें हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। चलो अगला बताओ। तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी चमकदार भूरी सतह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उस पर क्या आ जाता है? एक हरा कोट, काला कोट, क्या बन करके तैयार होता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। हाँ भाई, क्या बन करके तैयार होता है? तो मैम याद करेंगे कि एक हरा कोट बन करके तैयार हो जाता है। जब भी एक कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी सतह पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जंग लगती है उसी प्रकार से यहाँ पर कॉपर रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। अगला देखो, इन अ कैंडल मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबक्शन इज ऑफ विच कलर? मोमबत्ती में आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र किस रंग का होता है? लाल, पीला, हरा या भूरा? मोमबत्ती के अंदर जब वो जलती है तो किस रंग का होता है? पहले मोमबत्ती को देख लो कि मैम मोमबत्ती है, जल रही है, इसका मिडिल पार्ट किस कलर का दिख रहा है? ये देखिए जरा, येलो कलर का। आप बाहर की तरफ जाएंगे, आउटर वाला पार्ट ब्लू कलर का होता है, सबसे ज्यादा गर्म वही भाग होता है। और अगर हम इसके अंदर भीतरी वाले भाग में जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का, ये अनबर्न्ट वैक्स जो दिखता है। ठीक है, तो ब्लू कलर बाहर है, मिडिल में येलो है, अंदर की तरफ ब्लैक। इस तरह से 3 रंग मोमबत्ती में पाए जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, कैंडल का मिडिल जोन क्या है? पीले रंग का दिखता है। अगला बताएं, कौन सा कथन सही नहीं है? इवेपोरेशन से वाष्पीकरण के कारण तापमान में वृद्धि होती है,
पदार्थ की अवस्थाएं परस्पर परिवर्तनीय होती हैं। कथन जिसे हम क्वथन कहते हैं, एक थोक परिघटना बल्क फिनोमेना है, या वाष्पीकरण एक सतही परिघटना या सरफेस फिनोमेना कहा जाता है। अब उसने बोला है कि कौन सा सही नहीं है, नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्या लगाओगे भाई, कहीं कहीं स्टेटमेंट आ जाए तो मैम देखिए, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सही है। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना होता है, चाय का पानी उबाल रहे हो तो पूरा ही उबलेगा वो, है ना, ऊपर ऊपर से नहीं उबलेगा। और इवेपोरेट होती है तो ऊपरी सतह होती है। फिर कह रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टेबल है, डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन से हीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, हवा में आर्गन का छोटा प्रतिशत लगभग कितना है, छोटा भी कह रहा है और पूछ भी रहा है भैया कितना है, तो एग्जैक्ट नंबर आपको बताना है। एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंटेज हमारी हवा में आर्गन जो है वो पाई जाती है, 0.03, 0.93, 21% या 78। तो ये दोनों तो आपको पता ही होगा कि भैया देखो, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो 78% की मात्रा है वो लगभग किसकी होती है, नाइट्रोजन की। वहीं पर ऑक्सीजन कितना है, 21% है। लेकिन बाकी की गैसेस जिसमें आती है आर्गन 0.96% और कार्बन डाइऑक्साइड इस मात्र 0.3 to 0.4% होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दिस वन, राइट। सबके बारे में ध्यान रखना है कौन सी कितनी होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच इज नॉट अ रेयर अर्थ एलिमेंट, सीरियम या यूरोपियम। दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है, सीरियम है या यूरोपियम है। अब सीधे सीधे दो तत्व दे दिए, पूछा है कौन सा नहीं पाया जाएगा। उसके लिए, इस सवाल के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा कहाँ मैम, पीरियोडिक टेबल के ऊपर, कि भैया जब रेयर अर्थ एलिमेंट की बात आती है, इधर देखो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडियम है, ये ट्रियम है, यहाँ पर आपके सीरियम से लेकर के सीने पर नदियां उसकी समाई है ना, ये पूरी पूरी आपको ट्रिक जो याद कराई थी, ये सीरीज आती है हमारी, जिसको हम नाम देते हैं लेंथेनाइट सीरीज। 57 से लेंथेनम से शुरू होती है और लास्ट में हमारी ल्यूटेटियम तक ये जाकर के खत्म होती है। अब उसने क्या पूछा, उसने कहा जी भैया इस सीरियम का नाम दे रहा हूँ, यूरोपियन का नाम दे रहा हूँ, क्या ये रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, तो याद रखना नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। सीरियम ये रहा और इसी प्रकार से यूटेट्रियम ये रहा, लेंथेनाइट की सीरीज में ये आता है ना, नॉट वर्ड लिखा है, उसके आधार पे हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन वाले हैं, ये इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, अब ये एफ ब्लॉक आपके देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा उसका नाइदर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच इज यूज ऑफ पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एक घटक पेट्रोलियम गैस का तरल रूप एलपीजी में निम्न में से कौन सा उपयोग देखा जाएगा, कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन में, भारी मोटर वाहनों में, विद्युत जनरेटर के लिए ईंधन के तौर पे, पेंट, सड़क निर्माण में, या घर और उद्योग के लिए ईंधन चाहिए, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, उसमें किया जाता है। तो बताओ भैया, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैम, जो हम घर में इंडस्ट्रीज में ईंधन के तौर पे यूज करते हैं, जो सिलेंडर्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो घर में सिलेंडर आप यूज करते हैं, जिसमें प्रोपेन भी है, जिसमें ब्यूटेन भी है, ठीक है, तो यही हमारी एलपीजी के फॉर्म में क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है। याद रखना अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम के घटक जो हैं वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे एलपीजी की बात करूं तो भाई ये हमारे फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे काम आएगा। पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में काम आ जाता है, कैरोसिन आपके स्टोव लैंप में काम आ जाता है। डीजल की बात करें तो जितने भी हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन में, ये सब आपके पेट्रोलियम के घटक हैं। पैराफिन वैक्स की बात करें तो ये आपकी वैसलीन में, मोमबत्ती में, ऑइंटमेंट्स बनते हैं उसके अंदर आता है। और ब्यूटुमिन ये आपके सड़क के लिए, सरफेस में, पेंट्स में, इनमें मदद करता है। तो सबका काम अलग अलग है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक का प्राथमिक काम क्या होता है। अब मैम अग्निशामक है, आग तो लगाएगा नहीं, है ना, बुझाएगा ही ऑब्वियसली। और बुझाने के लिए क्या चाहिए, क्या कह रहा है, आग में अधिक ईंधन डालने का काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा ईंधन का, सप्लाई एयर की ओर देगा, या कट कर देगा ताकि तापमान कम हो जाए और हमारी आग बुझ जाए। तो सीधा सा सवाल है भैया, है आंसर क्या होगा, कट ऑफ करेगा मैम।
और ईंधन तो डालेगा नहीं कि अग्निशामक आया है, फायर एक्सटिंग्विशर लो, और हमने बढ़ावा दे दिया। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कोक का इस्तेमाल पूछा था, व्हाट इज यूज ऑफ कोक। ये आवासीय शीतलन के लिए ईंधन के रूप में काम करता है, खाद्य संरक्षक के रूप में काम करेगा, दवाओं के उत्पादन में, या मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में, किसमें मदद करता है कोक की बात करें। आ रही है भाई बात समझ में? कोक का इस्तेमाल किस काम के लिए देखा जाता है? तो मैम ये भी कई तरह से स्टील के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। देखो पहले समझो, कोक कार्बन ब्लैक जिसको हम कहते हैं, ये आपका कार्बन का ही एक घटक है, प्योर फॉर्म कार्बन की कही जाती है, टफ ब्लैक एंड पोरस सब्सटेंस है, छिद्रपूर्ण पदार्थ इसको हम कहते हैं, एकदम काला नजर आता है। ठीक है, ये कैसे बनता है? तो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो वहां से हमारा ये कोक बन के तैयार होता है, और जब ये जलता है तो बिना धुआं उत्पन्न किए ये जलता हुआ नजर आता है। और इसी का इस्तेमाल हम स्टील बनाने में, हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, या ईंधन के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग काम इसके देखे जाते हैं। ठीक है, कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज इनर्ट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज, वायुमंडल में नाइट्रोजन निष्क्रिय है, क्यों है? क्योंकि मैम नाइट्रोजन, किसी भी चीज को देखो, सुनो पहले, इनर्ट कब कहते हैं? किसी से रिएक्ट नहीं कर रही मैम, उसके पास रिएक्ट करने की क्षमता कम है ना। जैसे हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, कॉपी, रंगीन, ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, करती नहीं है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट उनका फिल है, उन्हें जरूरत नहीं है किसी से। लेकिन नाइट्रोजन के ना ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2,3, ठीक है, क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन इज 7, 2,5। यहाँ क्या होता है कि मैम इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब मेरे पास अगर ये नाइट्रोजन है तो पहले शेल में तो मैम 2 आ गए, लेकिन बाहर के शेल में क्या है? 1 2 3 4 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड तैयार करती है। एक बॉन्ड तो आसानी से टूट भी जाए, लेकिन मैम ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटता, है ना। तो इसी कारण से ये क्या करती है? इजीली रिएक्ट नहीं करती। ना तो ये यूवी रेज एब्जॉर्ब कर रही, ना ये रेयर है, ना ओजोन बना रही है, नहीं मैम, रिएक्ट इजीली नहीं करती, इसीलिए इसको हम इनर्ट कहते हैं। रीजन समझो हर चीज का। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, ये आपके ग्रुप नंबर 15 में आती है, जिसको निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन कहते हैं। और इसी के साथ ये फर्टिलाइजर, क्रायोजेनिक्स में, प्रोपेलेंट्स में, खाने के प्रिजर्वेशन में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में आपके मदद कर जाती है। याद रखिएगा कि अगर हम बात करें इसके ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये इनर्ट बन जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन N2 फॉर्म में जब आती है, अपने दूसरे नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है या अलग अलग जो अपने कंपाउंड्स बनाती है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इसी कारण से देखी जाती है कि आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच इज अ टाइप ऑफ कंबक्शन, रैपिड कंबक्शन या स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। कौन सा दहन का एक प्रकार है? तीव्र दहन या स्वतः दहन? तो भैया देखो, दहन के दोनों ही प्रकार है मैम, तीव्र भी दहन होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है। आंसर तो मैं लगा सकता हूँ बोथ 1 एंड सेकेंड, है ना, बोथ 1 एंड सेकेंड, लेकिन आप थोड़ा सा जान भी लीजिए कि ये होता क्या है। कंबक्शन 3 प्रकार का है, तो ये होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें रैपिड कंबक्शन की, बहुत तेज, नाम से ही आ रहा है ना रैपिड, बहुत तेजी से होगा। तेजी से, जैसे हम माचिस को जैसे भी स्टोव के पास ले आते हैं तो तुरंत जल जाती है, रैपिड है। वहीं पर स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप कंबक्शन खुद ही हो रहा है। अब जो कोयला है, कोल डस्ट की बात करें, जो कोल माइंस में होता है, वो खुद ही जलना शुरू कर देता है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, अचानक से अपने आप हो गया, नाम में आ रहा है स्वतः। और विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो यहाँ पे जब किसी भी चीज को आप जलाते हैं, जैसे आप पटाखे जला रहे हैं, दैट इज एक्सप्लोजन, तो वहां से हीट भी निकलेगी, लाइट भी बनेगी, पटाखा है, लाइट भी जलती है, आवाज भी आती है, पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, ये आपको दहन से अधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश आदि बनते हुए दिखते हैं। तो 3 प्रकार का कंबक्शन देखा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए? चलो अब फिजिक्स के सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिजिक्स के प्रश्न आए हैं, सबसे पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभाजन सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम आज बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की वीडियोस में वार्तालाप अननेसेसरी करके कोई मतलब नहीं है। ये वीडियोस बिल्कुल उस उद्देश्य से बनाई जाती है कि बच्चा जो एक्चुअली में देखना चाहता है कि किस प्रकार के सवाल आए हैं उन पर बात हो।
कोई अननेसेसरी बात नहीं। ठीक है, तो आप जरा इन पर भी ध्यान दीजिए कि सवाल केमिस्ट्री और बायो के हम देख चुके हैं, फिजिक्स किस प्रकार से आई है। बाद में जब पूरे क्लास को देख लो तो लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और इसी प्रकार की वीडियोस आप और भी चाहते हो तो जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला श्वेत प्रकाश का रंगों में विभाजन, जिसको हम डिस्पर्जन भी कहते हैं, ये किसने दिया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विबग्योर बना लेता है प्रकाश की एक किरण जो हम देखते हैं, देखो व्हाइट लाइट है, प्रिज्म से पास होगी, 7 रंग यहाँ पर आपके देखे जाते हैं। इन 7 को हम कैसे याद करते हैं? विबग्योर के नाम से। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है मैम? वॉयलेट। और सबसे कम बेंड कौन हो रहा है? आपका रेड हो रहा है। इनकी वेवलेंथ के कारण आप इसको बता सकते हैं, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी कम है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने यहाँ पर दिया था। बेटा यंग नहीं होंगे क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो आपका अलग था। अगला कह रहा है व्हाई आर द सोल्स ऑफ शूज ग्रूव्ड। आपने देखा होगा जूतों के तलवे खांचेदार होते हैं, इस तरह से देखिए बीच बीच में खांचे बने होते हैं। तो मैम जूतों के तलवों में खांचे क्यों होते हैं? ताकि इजीली जो भी व्यक्ति उसे पहन रहा है उसकी ग्रिप और सेफ्टी यहाँ पर बन जाए। मुलायम बना करके जूतों को कहाँ जाना है तुम्हें, है ना। डिजाइन के लिए भी नहीं होता, ना उसके वजन को कम करने के लिए होता, उसकी ग्रिप और सेफ्टी। नीचे जो आप जूते पहनते हैं, जिस भी फर्श पे चल रहे हैं, उसका ग्रिप अच्छा बने, सेफ्टी बने। ठीक है, इस आधार पर ये बनाए जाते हैं, छोटे छोटे से इसमें खांचे देखे जाते हैं। चलो भाई अगला कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। उसका नया रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? नया रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं और इसमें लेंथ और फॉर्मूला लगता है R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, उसने क्या कहा? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस सबसे पहले केस में कितना बताया? 4 ओम का है। ठीक है भाई, अब मैंने R डैश लिया, इसको मैंने थोड़ा खींच दिया और इसकी मैंने क्या करा? लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ कितनी हो गई? 12 हो गई। अब अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो मैं इसका एरिया यहाँ पर कितना कर दूंगी? A/2। और यहाँ से क्या निकल करके आएगा कि मैम ये हो गया हमारा 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, R डैश बराबर 4 रो एल अपॉन ए। पहले वाले केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना था मैम? 4 ओम था। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पुट करूँ 4 इंटू रो एल अपॉन ए बराबर R, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 लगभग 16 ओम। तो R डैश कितना निकल के आया? उसने पूछा ना नया रेजिस्टेंस कितना होगा? 16 ओम यहाँ पर देखा जाएगा। समझ गए बात को? वॉल्यूम बराबर आप इसको बैलेंस करके चलेंगे। मैम लेंथ दुगनी कर दी है और एरिया इसका लगभग आधा यहाँ पर हो जाएगा। हमने उस तार को क्या करा है? खींच दिया है, तो A/2 लेकर के चलेंगे। ठीक है जी, अगला देखिए SI यूनिट ऑफ वेट कितनी होती है, मतलब क्या होती है? किलोग्राम, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो मैम SI यूनिट की बात कर रहा है, वजन के न्यूटन में मापी जाती है। ठीक है, मास के लिए किलोग्राम आता है, वेट के लिए न्यूटन आता है, एनर्जी के लिए जूल आता है, प्रेशर पास्कल हो गया। तो सबकी अपनी अपनी इकाइयां हैं। SI यूनिट भी ध्यान रख करके जाना, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं कि लेंथ की मीटर में, मास की किलोग्राम में, टाइम की सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट माप रहे हैं तो एम्पियर में, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। 2 यूनिट सप्लीमेंट्री याद रखेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की, रेडियन और स्टीरेडियन के नाम से आती है। ये जीडी के अंदर बहुत ज्यादा आपसे डिस्क्रिप्शन नहीं पूछता, फैक्चुअल डेटे के ऊपर सवाल आ जाते हैं, जैसा आपने अभी यहाँ देखा। ठीक है, आगे देखो सवाल। क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होने के बावजूद हमेशा समान त्वरण क्यों उत्पन्न नहीं करते? वाई डू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन? वजह क्या है कि फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, फोर्स सेम डायरेक्शन में होती है, ऑब्जेक्ट के मास अलग है, या फोर्स स्ट्रॉन्गर देन दी अदर होती है? तो मैम एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड क्या है? समान हो, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा? इनका इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ आप ले रहे हो, मान लीजिए M1 M2 आपने यहाँ पर कोई भी लिया है, तो इनके अंदर क्या है? मास इनके अलग अलग होंगे, जिसके कारण इनका एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये आप देख पाएंगे। ठीक है, अगला देखो, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से,
फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी ऑफ आर एक्टिविटीज, या फिर फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय मेकिंग द सर्फेस रफ। मैम एक स्टेटमेंट इसने गलत लिख दिया यहाँ पे, नॉट करेक्ट पूछा है यानी गलत है। तो भैया फ्रिक्शन को हम घटा सकते हैं रफ बना करके, है फ्रिक्शन जो है उसने लिखा है सतह को खुरदुरा बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है यहाँ पर गलत है कि भैया आप सरफेस को रफ बनाएंगे तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन आपका बढ़ता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अगला है कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इसको तब भी देखा जा सकता है जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे छिद्रों के माध्यम से कमरे में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या लगाओगे भाई आंसर, क्या लगाओगे आंसर? इसको कहते हैं मैम टिंडल इफेक्ट। आपने देखा है सुबह सुबह कमरे में अचानक से एक छोटी सी विंडो है, वहां से धूप की किरण आ रही है और उसी में मुझे छोटे छोटे धूल के कण दिख रहे हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जैसी प्रकाश या बंद कमरे में कहीं पर टॉर्च जलाओगे तो छोटे छोटे धूल के कण दिखेंगे, टिंडल इफेक्ट है। ब्राउनियन मोशन जिगजैग मूवमेंट होता है ना, किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण है उसके जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। बट उसने कहा बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम, छोटे से होल से, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ देखो कमरे में, जंगल में, कहीं पर भी एक छोटी सी होल से जब प्रकाश की किरण आती है तो दैट इज दिस। और यही चीज जब हम टॉर्च की लाइट सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन नाम के किसी अलग अलग इस प्रकार के देखते हैं पदार्थ के ऊपर, तो हमें दिखते हैं छोटे छोटे कण किसके अंदर मैम, सस्पेंशन में। जैसे चावल में आटा अगर मैं मिला दूं तो वो मुझे टॉर्च की लाइट जलाने पे अलग अलग दिख जाएगा। वहीं पर जब मैं दूध की बात करूं, दूध में पानी है कि नहीं वो भी दिख जाता है टॉर्च जलाने पर, मतलब थोड़ा सा उसके कण जो है वो अलग अलग दिखते हैं। लेकिन नमक में चीनी मिला दी है मैम, कुछ नहीं दिखेगा। घोल दिया तुमने बढ़िया से, क्या बन गया, ये ट्रू सोल्यूशन यहाँ पे बन जाता है, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ना तुम इसे अलग कर पाओगे कि जी नमक अलग कर दूं पानी में से, राइट। तो इसको टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अगला सवाल है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल पृष्ठ पर मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये कौन सी परिघटना होती है? कि मान लो मैं अभी एक ग्लास लूं और ग्लास में पानी के अंदर इस पेन को डाल दूं, तो ये पेन मुझे पानी के अंदर ना उभरा हुआ, हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा एक्चुअल अपनी हाइट से। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तन की क्रिया कहते हैं। कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी कोई वस्तु आपकी जा रही है तो वो थोड़ा सा अवे मतलब बेंड करती है नॉर्मल से, उससे दूर या उसके पास की तरफ। तो इसको हम अपवर्तन की क्रिया यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पेंसिल उठी हुई दिख रही है, तो ये बेंडिंग जो हो रही है ना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कही जाती है, अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है विच डिवाइस वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन सा उपकरण काम करता है, थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर या एमीटर? तो मैम देखो लेक्टोमीटर का काम होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करना। आपने कहा जी लेक्टोमीटर क्या है, मैम वो दूध वाला ना पानी में दूध मिला देता है, मैं पता ही नहीं कर पाता कि वो कैसे मतलब उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि पानी है या नहीं है दूध के अंदर, है ना। दूध में पानी जब मिलके आता है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो, किससे करोगे, लेक्टोमीटर की मदद से करोगे। कैसे करते हैं मैम, इधर देखो, ये मेरे पास दूध का एक ग्लास है और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये है लेक्टोमीटर। ये बेसिकली इसकी शुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, तो जैसे जैसे आप इसको डिप करेंगे ऊपर एक स्केल में ब्लैक मार्क जो आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है पानी कितना है और इसमें प्योरिटी कितनी है। अगर प्रॉपर पानी है तो आपका ये लेवल जो है वो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, उस आधार पे हम देखते हैं। और अगर शुद्धता है तो ये क्रॉस नहीं करता, इसका मार्क होता है, ठीक है। उस मार्क से हम इसको चेक कर सकते हैं आसानी से दूध के अंदर डाल के कि पानी है या नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके भी दिखा दूंगी एक बार। अब रही बात कि मैम ये आर्किमिडीज सिद्धांत पे कैसे काम करता है, तो देखिए आर्किमिडीज साहब का नियम ये कहता है कि हम किसी भी वस्तु को जब पानी के अंदर डालते हैं, कोई भी मेरे पास वजन है, वेट है, जब मैं उसे पानी के अंदर डालूंगी तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी विस्थापित होकर के आपका बाहर चला जाता है। देखते हैं ना, पानी के ग्लास में कुछ भी डाला तो उतना ही पानी बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी वस्तु को अंदर की तरफ डालते हैं तो हमारे पास नीचे की तरफ से क्या लगता है, फोर्स लगती है, बायोवेंट फोर्स कहते हैं उसको। वो फोर्स क्या करती है, उतने ही भाग को वापस विस्थापित कर देती है, बिल्कुल बराबरी की संख्या में, है ना। जितना आपने यहाँ वजन लिया है वैसे ही आपका उतनी ही फोर्स आपकी यहाँ पर काम करती है। तो बायोवेंट फोर्स जो है मेटल के ऊपर वो क्या होती है, बराबर होती है जितना डिस्प्लेस करा है आपने फ्लूइड को उसके आधार पे, ठीक है। तो ये काम करता है आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत के ऊपर,
है ना। लेक्टोमीटर दूध के लिए प्योरिटी को मापने के लिए काम करता है। ये देखो जैसे ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर जब ये जाएगा इसको विस्थापित करेगा, उतना ही पानी वहां की तरफ आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लगा, एक उत्प्लावन बल जो है वो धातु के ऊपर लगता है और वही डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होता है। इसी प्रकार से आपका लेक्टोमीटर भी काम करता है। पता है अगला, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? हम हमेशा देखते हैं एक ही सरफेस दिखती है मैम, क्यों? मून अपनी सतह पर रोटेशन रिवोल्यूशन जो करता है ना, दोनों चीजें होती है। मून रोटेट करता है वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर भी लगा रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है और अपनी धुरी पर घूम भी रहा है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन। और वो सेम करता है एक महीने में प्रॉपर, वो उसी आधार पे जितना वो घूम रहा है अपने रोटेट कर रहा है, उसी आधार पे वो पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा होता है और उस पूरे ड्यूरेशन में वही एक महीने का समय लगता है। तो मैम हमें वो जब भी दिखता है वो सेम साइड पर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मून रोटेट ही नहीं करता है ऐसा भी नहीं है। अर्थ रोटेशन ओवरशैडो कर देती है, नहीं मैम। मून टाइडली लॉक्ड हो जाता है सन से, नहीं भैया। मून क्या करता है ना, चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है उतने ही समय में एक बार घूर्णन करता हुआ नजर आता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, है ना। गुरुत्वाकर्षण ये जो आपको दिख रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है और अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, और उस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 27 दिन का समय लगता है, वही एक महीने की साइकिल। तो घूम फिर के हमें वो चांद वैसा ही एक तरफ नजर आता है। क्लियर? ड्यू टू दिस रोटेशन एंड इसका रिवोल्यूशन। चलिए भैया अगला सवाल, हु डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान किसने निर्धारित किया? तो जी का मान देने वाले थे हेनरी कैवेंडिश 1798 में, इन्होंने दिया था। ठीक है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, 10⁻11। तो ये जो जी का मान निकल करके आता है जब हम न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम पढ़ते हैं, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कि कैसे दो अलग अलग आपके मास एक दूसरे की तरफ एक दूरी पर बैठे होते हैं, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 निकल करके आती है, यानी वो त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, व्हाट डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर? किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या मापता है मैम? तो वस्तु के द्रव्यमान की बात आई है तो भैया द्रव्यमान किसे मापेगा? जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, जड़त्व। वो कहते हैं ना कि एक वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी में रहने की, ये जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, इनर्शिया इसको कहा जाता है, कि वो अपने ही सेम स्टेट में रहना चाहती है, और जितना मास है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया देखा जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा, अब जैसे इसका मास ज़्यादा है तो मैम इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, है ना। ये छोटा सा एक पक्षी उड़ करके आ रहा है, टकरा जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। इस बड़े मास वाले ट्रक पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो अगला बताओ, किसी निश्चित ऊंचाई से मुक्त गिरावट की शुरुआत में किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस प्रकार संबंधित होती है? At the beginning of free fall from a certain height, how are the potential energy and kinetic energy related? तो मैम कोई भी वस्तु फ्री फॉल कर रही है उस समय, क्योंकि वो क्या है, मैक्सिमम हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। हाइट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, mgh होगी, जीरो तो नहीं होगी मैम। और काइनेटिक एनर्जी इस समय पे क्या होगी, मोशन है ही नहीं, मोशन नहीं है तो जीरो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रहा है क्या बी? ठीक है, बी आंसर सही होगा। यूजुअली जब भी हम फ्री फॉल की अवस्था देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का देखा जाता है। रोलर कोस्टर पे भी जाओगे तो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल ऊपर थी, स्टैटिक पे, नीचे आई, काइनेटिक में बदली, फिर रेस्ट पे आई पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर मोशन में आई काइनेटिक, और रेस्ट पे आई तो पोटेंशियल। तो आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिलकर के ही टोटल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे बनता है, कि एनर्जी बदलती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये नष्ट नहीं होती, बनाई भी नहीं जा सकती, नष्ट भी नहीं होती। ठीक है भाई, नेक्स्ट, हवा में एक पत्थर की तुलना में किस कारक के कारण एक कागज की शीट अधिक धीरे धीरे गिरती है? विच फैक्टर कॉजेज अ शीट ऑफ पेपर टू फॉल मोर स्लोली देन अ स्टोन इन द एयर? है ना, एक बार जाकर के छत पे एक कागज का टुकड़ा नीचे फेंकना और वहीं से
एक दूसरे कागज को बिल्कुल एक बॉल की फॉर्म में क्रम्बल करके और फिर उसे फेंकना, एक पत्थर फेंक देना। आप देखोगे कि कागज बड़ा धीरे धीरे जा रहा है और पत्थर तेजी से पहुंच गया है। क्या रीजन है, यही पूछा है ना, कि पेपर धीरे क्यों जाता है। इसका मास का डिफरेंस है, एयर का रेजिस्टेंस है, शेप का डिफरेंस है, या ग्रेविटेशनल डिफरेंस है। मैम ग्रेविटी तो बराबर मार काम कर रही है, लेकिन पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है और उसी कारण एयर जो रेजिस्टेंस लगा रही है, हवा भी तो प्रतिरोध लगाती है, वो भी ज्यादा लगा रही है। आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्थर का सरफेस एरिया कम है तो वो जल्दी चला जाएगा पेपर की तुलना में। इस प्रकार का उत्तर हमारा बन जाता है। अगला है विच फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भैया कौन सा घटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाई गई है। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ सन के अंदर, सूर्य में नाभिकीय संलयन हुआ है, या चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ध्रुवों के बीच चुंबकीय आकर्षण, या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की जब बात आती है, गुरुत्वाकर्षण कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल है, और आकर्षण के बल के कारण ही चंद्रमा में और सूर्य में क्या आता है, टाइड्स, लहरें जो उठती हैं, बहुत तेज तेज लहरें उठ रही हैं। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपका यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद रखना। एक एग्जाम्पल नहीं है मैम, आपका कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, इधर देखो भाई, कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, ग्रेविटेशन है। ओशन में टाइड्स आ रही है, ग्रेविटेशन है। सैटेलाइट चंद्रमा अपनी ही धुरी में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, ग्रेविटेशन है। यानी वही ग्रेविटेशन जो सेब को नीचे खींच लेता है, वही ग्रेविटेशन पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा को घुमा रहा है, उसको गिरने नहीं दे रहा, वो ग्रेविटेशनल बल है। ठीक है, और साथ में हम चल फिर पा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, दिस इज ग्रेविटेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ओशन के टाइड्स जो है वो आंसर सही हो जाएगा। सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है आपकी क्लासेस के अंदर। चलिए अगला सवाल देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर कौन सा भौतिक गुण समान रहता है। विच फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम ऑन बोथ अर्थ एंड मून। तो मैम धरती पे रहूं या चांद पे, मास सेम रहता है, वजन वेट बदलता रहता है। ठीक है, द्रव्यमान समान रहेगा, लेकिन वजन क्या हो जाता है, चांद पे जाने पे 1/6 हो जाता है। वेट जिसको हम कहते हैं, ये आपका कम हो जाता है। जब आप चांद पे जाएंगे, पृथ्वी पे 60 किलो के हो, तो वहां पर आपका 1/6 रह जाएगा। तो इसी कारण हम क्या कहते हैं कि भाई वेट बदलता है, लेकिन मास जो है, द्रव्यमान जो है, ये समान रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोकती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकार से दुगनी होती तो चंद्र ग्रहण में क्या बदलाव होता। ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। इफ अर्थ वर ट्वाइस इट्स करंट साइज, हाउ वुड ल्यूनर एक्लिप्स चेंज। चंद्र ग्रहण देखा है सभी ने, नहीं देखा, नहीं सुना, तो पहले सुन लो, समझ लो कि मैम चंद्र ग्रहण कब होता है। जिसने अभी कहा पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, बीच में आ जाती है। मैम कैसे बीच में आती है, ये देखो, ये देखो भाई, कुछ इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी होती है, ये आपके बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, जिसके कारण क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स जिसको हम कहते हैं, पड़ता है। अब उसने कहा कि अगर पृथ्वी का साइज डबल हो जाए, करंट साइज से डबल हो जाए, तो चंद्र ग्रहण जिसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, ये क्या होगा, है ना, यही तो पूछ रहा है वो। क्या बदलाव होगा, लास्ट लॉन्गर, अधिक समय तक रहेगा, छोटा हो जाएगा, चेंज भी नहीं होगी इसकी ड्यूरेशन, या फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो मैम साइज बड़ा हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, अधिक समय तक रहेगा, समय बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कवर करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा भाई, जब भी ल्यूनर एक्लिप्स होता है ना, सनलाइट ट्रेवल्स टुवर्ड मून, आपको पता है जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा की तरफ आता है, अर्थ बीच में आ जाती है, पृथ्वी उसके बीच में आ चुकी है। अर्थ की शेडो क्या होती है, इसकी जो परछाई है वो पड़ती है चंद्रमा पे, जिसके कारण आपको सब कुछ, मून जो है वो एकदम डार्क और रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। ये दिख रहा है ना, इसकी अर्थ की शेडो जो है वो आपके डार्क रेड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। बताओ भाई, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है। श्रव्य सीमा क्या होती है, यानी हम जिस रेंज को सुन पाते हैं, तो मैम वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक देखी जाती है। इसी को क्या कहते हैं, ऑडिबल। इससे ज्यादा अल्ट्रासाउंड और इससे कम इंफ्रा कही जाती है। ठीक है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड टू गैस। पानी था,
भाप में बदल गया, गैस में बदल गया, जल्दी से बताओ भाई। इसको आप सॉलिडिफिकेशन कहोगे, डिपॉजिट होना कहोगे, जमना कहोगे, हिमीकरण कहोगे, या वेपर में बदल गया? तो मैम पानी था किसी भी सरफेस पर, है ना, ये धीरे धीरे करके भाप में बदल के गायब हो गया, वेपर में ही तो बदला, वाष्पीकरण ही तो हुआ। लेकिन वाष्पीकरण भी दो प्रकार से होता है, या तो वो इवेपोरेशन है या वो बॉइलिंग है। अगर आपके सिर्फ सतह से हो रहा है तो उसको हम इवेपोरेट होना कहते हैं। कहते हैं ना, बारिश हुई और पानी कहीं इकट्ठा हुआ, अगले दिन धूप निकली, पानी सारा गायब, दैट इज इवेपोरेट हो गया है। लेकिन वहीं पर जब तुम चाय को गर्म कर रहे हो चाय के पतीले में और छोड़कर चले गए मैम, वो पूरी की पूरी बल्क फिनोमेना है, बॉईल हो रहा है यहाँ पर। लिक्विड से गैस अब तुमने से छोड़ दिया तो जल जाएगा ना, लिक्विड से गैस ये भी बना, लेकिन ये बॉइलिंग कहलाता है, बल्क फिनोमेना इसको हम कहते हैं, और एक फिक्स तापमान पर यह होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है जी। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? वेपराइजेशन है, जो आपके एक्सपोज सरफेस से होता है और किसी भी तापमान पे हो सकता है। और इवेपोरेशन हमेशा ठंडक की अनुभूति देता है। मिट्टी के घड़े से जो लोग पानी पीते हैं, इसी कारण से वो ठंडा लगता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे पोर्स के माध्यम से इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये मिट्टी के घड़ों का जो प्रोसेस है कि आपको उसमें ठंडा पानी मिलता है प्राकृतिक तौर पे, दैट इज करेक्ट। इवेपोरेशन ठंडक की अनुभूति देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज यूज्ड टू डिनोट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है मैम F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि लॉ कहता है F प्रोपोर्शनल टू m1m2, यानी फोर्स दो पिंडों के मास के द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर G लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर देखा जाएगा। ठीक है भैया, पर किलोग्राम स्क्वायर। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897 थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? तो मैम इलेक्ट्रॉन के खोज की जब बात आई है तो क्या उत्तर देंगे? रदरफोर्ड साहब का? नहीं। नील्स बोर साहब का? नहीं मैम। स्पेक्ट्रम बनाया चैडविक का? नहीं। जे थॉमसन बचे हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था इन्होंने, तरबूजे वाला है, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल दिया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पर किया था। तरबूजे के अंदर बोले थे कि भैया जो बीज हैं, है ना, ये आपके बीच में कुछ चार्जेस दिख रहे हैं प्लस और माइनस, पल्प को इन्होंने कह दिया कि भैया ये आपके बिखरे हुए से हिस्से के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो तरबूजे के साथ भी इन्होंने क्या किया था? थॉमसन साहब ने वाटरमेलन का मॉडल दिया था। अगला कह रहा है पदार्थ का तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एज द टेम्परेचर ऑफ मैटर इंक्रीजेस? खुद ही बताओ कि तापमान बढ़ाओगे, ये मेरे पास कोई लिक्विड है मान लीजिए, ठीक है, ये इसके कण हैं, अब मैंने इसको क्या करा? हीट करना शुरू कर दिया, तो मैम अब इसके मॉलिक्यूल्स और तेजी से भागेंगे कि नहीं? गर्म हुआ है तो इसके अंदर मोशन बढ़ेगा या घटेगा? खुद बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, और गर्म करने पे मैम और तेजी से भागेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, के बराबर ½ mv²। ठीक है, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का काम। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? बर्फ का गलांक कितना होता है? तो भैया बर्फ पिघलती है, याद रखिएगा, 273.15 केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, केल्विन की बात कर रहा है, यानी सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक बनी रहती है? अभी मैंने आपसे कुछ बात कही, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझाया, आपके कानों तक ये आवाज मात्र 0.1 सेकेंड, मतलब कानों ने सुनी, कितनी देर तक रहेगी मैम? 0.1 सेकेंड तक, कि जी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गायब। आपके ब्रेन ने अगर इसको ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो आप कहोगे हमें क्या पता मैम आपने क्या कहा, हमारा तो ध्यान ही नहीं था। इसी कारण से तो सेंसेशन ऑफ साउंड हमारे ब्रेन तक जो जाती है वो 0.1 सेकेंड के लिए रहती है, फिर गायब हो जाती है, फिर आपके मेमोरी वाला काम करता है कि कितना सुना कितना समझा। ठीक है, वो 0.1 सेकेंड। अगला कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? तो याद रखना भैया 331 मीटर पर सेकेंड तकरीबन देखी जाती है ना स्पीड साउंड की 0 डिग्री सेल्सियस पर।
लाइट ईयर किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसके लिए एक माप का काम करता है? समय, दूरी, गति या द्रव्यमान? तो लाइट ईयर की बात कर रहा है, लोगों को लगता है समय के लिए है, लेकिन एक्चुअली में लाइट ईयर दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पर कही जाती है ना। अगर क्वेश्चन भी आता है कि एक लाइट ईयर मतलब कितना मीटर डिस्टेंस है, दूरी में मापेंगे, तो आप बता सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये क्या लिखा है ये, तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। एक लाइट ईयर बराबर इतने मीटर लगभग देखा जाता है। What does the electromagnet do once it is activated in an electric bell? विद्युत घंटी में सक्रिय होने पर विद्युत चुंबक क्या करता है? लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींचता है, संपर्क स्क्रू को खींचेगा, घंटी को बंद कर देगा या कुंडल को पिघला देगा। अब उसके लिए मुझे मैम पहले एक इलेक्ट्रिक बेल को देखना पड़ेगा। पहले मुझे किसको देखना है? विद्युत घंटी को देखना है। तो मैं कहाँ गई मैम? एक विद्युत घंटी के पास गई। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, आपने प्रेस करी और तुरंत से आवाज आ गई। होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, जो आपको दिख रही है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके, जैसे क्वेश्चन में उसने पूछा कि एक बार ये एक्टिवेट हो गई है इलेक्ट्रिक बेल के साथ, तो जैसे ही एक्टिवेट होती है तो यहाँ पर इस हिस्से को, ये जो आपकी आर्मेचर होता है ना, ये इसको अपने पास की तरफ खींचती है, और जैसे ही ये खींचती है तुरंत वो हैमर क्या हो जाएगा? वो हैमर मतलब वो जो आपका हिस्सा है, ये सीधे उस घंटी को प्रेस कर देता है। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे ही ये आर्म को अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अट्रैक्ट करेगी, ये वाला हिस्सा जाकर के इस बेल पर बजेगा और तुरंत साउंड आनी शुरू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। तो हर किसी की फंक्शनिंग अलग अलग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पर। इसकी फंक्शनिंग कुछ इस प्रकार से देखी जाती है। क्या कर रही है? ये स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचती है ताकि वो सीधे जाकर के साउंड बेल में बननी शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नाभिक का उपयोग आमतौर पर परमाणु संलयन अभिक्रियाओं में किया जाता है? विच न्यूक्लियाई आर कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस? तो भैया बात फ्यूजन की करी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में मेनली काम करते हैं हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स। ठीक है, हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जो अलग अलग इसके आइसोटोप्स हैं, ये यहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। जब आप खड़े होने के बजाय रेत पर लेटते हैं तो रेत पर दाब कैसा होता है? प्रेशर ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, समान लगेगा, या फिर मैम लगता ही नहीं है? आप एक तरफ खड़े हुए हो, दूसरी तरफ आप रेत पर लेट गए, सरफेस एरिया भी तो आपका बढ़ता है। आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर बराबर दाब पूछ रहा है ना, फोर्स बटे एरिया। अब एरिया जब आप लेट रहे हैं, एरिया क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। खड़े हो गए, एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसका मतलब मैम जब हम लेट रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, जिससे प्रेशर हमारा कम लगता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। ठीक है, व्यक्ति लेटा है और सिंपल स्टैंड का, तो एरिया किस में ज्यादा है ना? एरिया किस में ज्यादा है? प्रेशर कहाँ कम होगा? ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, कि पानी की अधिकतम, जल की अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो भैया ध्यान रखना, जल का अधिकतम घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाता है। तो इस प्रकार हमने तकरीबन आज 30 क्वेश्चंस इसमें फिजिक्स के थे, 11 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, और 60 सवाल जो आपके बायोलॉजी के थे वो सभी कंप्लीट करे, जो इस साल 2026 के एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आए थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आशा करूंगी सवाल समझ में आए हों, चीज़ें क्लियर हुई हो, आने वाली जीडी की भर्ती को कैसे हमें तैयार करना है ये आपको स्पष्ट हुआ हो। और अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो देरी मत करना। 2027 का पहला ही एग्जाम जीडी का होगा, जिसमें परमवीर बैच आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। इस बैच के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप नए हैं, अभी तक नहीं पता तैयारी कैसे करनी है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 1 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सिलेक्शन वे के एप्लीकेशन पे, जहां पर कंप्लीट साइंस मेरे द्वारा आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा गगन सर और हिमांशु सर आपको मैथ्स कराएंगे। रीजनिंग में विक्रमजीत सर हैं, हिंदी में आपके अरुण सर हैं, इंग्लिश भी होगी आपकी, जीत सर हिस्ट्री पॉलिटी कराएंगे, वरुण सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस हरीश सर भी आपको कराएंगे, और वरुण सर स्टैटिक जीके भी यहाँ पर कवर कराएंगे। तो भाई कंप्लीट बैच मात्र 599 में है। एक बार बेसिक पूरा कर लीजिए, आने वाला ये जो वर्दी का सपना है ये आपका कोई नहीं दूर कर सकता। ठीक है, बाकी अगर किसी भी अन्य एग्जाम में आप पढ़ना चाहते हैं साइंस के लिए, तो साइंस का ये फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है मात्र 499 में। कंप्लीट साइंस आपके लिए अवेलेबल है।
ठीक है, जो आपके आने वाले रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम है उसमें मदद करेगी। सो आई रियली होप कि यहाँ तक की चीज़ें समझ आई हैं, 2026 के सवाल क्लियर हुए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और इसी के साथ अगली टारगेट आपने अपना कब का बनाया हुआ है। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।